ओके, तो फिर कल एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। दो तरह के एंटीबायोटिक्स होते हैं, कौन कौन से? स्पेक्ट्रम के आगे कुछ शब्द था ना? ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। आवाज आ रही है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स का यूज क्या होता है? बैक्टीरिया को किल करने के लिए या उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए, ठीक है। अपन लेते हैं, उसके वजह से क्या होता है, जो सिम्टम्स आते हैं इन्फेक्शन के वजह से वो चले जाते हैं। सिम्टम्स और साइंस पता है तुमको क्या होते हैं? दो चीजें होती है, एक सिम्टम्स होते हैं, एक साइंस होती है। कोई चीज, कोई बीमारी हो गई है तो उसके सिम्टम्स होते हैं, कोई उसके साइंस होते हैं। डिफरेंस पता है इसमें क्या होता है? सिम्टम्स यानी कि क्या, कि जो अपने को दिखते हैं, जो अपने को फील होते हैं, पेशेंट को जो दिखता है वो सिम्टम्स। और साइंस यानी कि क्या, जो डॉक्टर ढूंढता है, जो डॉक्टर को दिखता है, ठीक है। सिम्टम्स यानी कि क्या, कि जो पेशेंट बताते हैं डॉक्टर को कि भाई मेरे को बुखार है, 3 दिन से सर्दी है, जो भी है, ये सिम्टम्स। और साइंस बोल तो क्या, जो डॉक्टर चेक करते हैं, डॉक्टर ऐसे पेट पे हाथ रखते हैं, स्टेथोस्कोप में चेक करते हैं, ठीक है, तो उनको जो भी फाइंडिंग्स मिलती है दे आर साइंस। ओके, ऐसे दो चीजें होती है। तो एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ लिया था, नैरो स्पेक्ट्रम और ये। पेनिसिलिन, जैसे कि कल बताया था, पेनिसिलिन जो है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो कि डिस्कवर हुआ था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था उसको डिस्कवर। तो पेनिसिलिन जो है ये क्या है? फंगस है। फंगस के इसमें पढ़ा था, पेनिसिलिन नाम का एक फंगस होता है। और वो फंगस जो है एक बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करता है, रोक देता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। अगर उस, तो क्या है, पेनिसिलिन इज अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन फ्रॉम अ फंगस कॉल्ड पेनिसिलियम। ठीक है, ये एक फंगस है जिससे अपने को पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक मिलता है। एंड इज यूज फॉर कंट्रोलिंग द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया लाइक स्टेफाइलोकोकाई, क्लोस्ट्रीडिया, स्ट्रेप्टोकोकाई। मोस्टली स्टेफाइलोकोकाई, ये जो बैक्टीरिया होता है इसके अगेंस्ट वो वर्क करता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया के नाम है अलग अलग, स्टेफाइलोकोकाई, क्लोस्ट्रीडिया, स्ट्रेप्टोकोकाई। इसमें the medicines containing penicillin are useful to treat certain bacterial infections of ear, nose, throat, and skin, as well as diseases like pneumonia and scarlet fever. ये जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉमन से होते हैं, कॉमन कोल्ड फीवर हो जाता है, थ्रोट पेन होता है, इसके लिए पेनिसिलिन यूज किया जाता है। निमोनिया के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन अभी पेनिसिलिन नहीं यूज करते, ठीक है। और अगर अभी पेनिसिलिन देना है तो उसको आईवी के फॉर्म में देते हैं। आईवी मतलब पता है क्या होता है? हाँ, सुई लगा के जो सलाइन चढ़ाते हैं ना, उसको बोलते हैं आईवी। तो वो उसके अंदर इंजेक्शन डाल के पेनिसिलिन दिया जाता है। अभी ओरली नहीं दिया जाता क्योंकि उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है, ठीक है। हाई एलर्जिक, हाइपर एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं पेनिसिलिन से। और अभी पेनिसिलिन इतने सालों से यूज करे कि बैक्टीरिया जो क्या हो गए, रेजिस्टेंट हो गए पेनिसिलिन के खिलाफ। क्या हो गए, रेजिस्टेंट हो गए। रेजिस्टेंट होना मतलब क्या होता है पता है क्या? यानी कि अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता पेनिसिलिन से। उनके बॉडी में उन्होंने पेनिसिलिन से लड़ने के लिए चीजें बना ली है, तो अब उनको पेनिसिलिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पेनिसिलिन अभी वो यूज नहीं करते ज्यादा, ठीक है। क्योंकि पहले इतना यूज किया, कुछ भी हुआ पेनिसिलिन यूज किया, तो अब सारे बैक्टीरिया पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट हो गए। नाउ एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर। डोंट परचेस एनी एंटीबायोटिक फ्रॉम मेडिकल स्टोर्स विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर। अपने इधर तो ऐसा होता नहीं, अपन तो जाके सीधा मेडिकल पे बोल देते हैं, ये गोलियां दे दो, अपने को सब आता है, अपन तो बहुत होशियार लोग हैं। डोंट कंज्यूम एंटीबायोटिक्स ऑन योर ओन टू ट्रीट कॉमन डिजीजेस। सर्दी हुई तो क्या, सिनारस ले लिया, खत्म हो गया बात। ऐसे ही सिर दर्द हो रहा है, डिस्प्रिन ले लिया, हो गया। इवन इफ यू फील वेल बिफोर completing of the prescribed course of the antibiotic, you must continue and complete it.
कल भी मैंने बताया था, जो भी डोज होता है उसको पूरा कंप्लीट करना चाहिए। डोंट सजेस्ट टू अदर्स द एंटीबायोटिक्स विच वर यूजफुल टू यू। तुमको जिससे फर्क पड़ा वो उसको दूसरे से फर्क पड़ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में है, पेट्री डिश के अंदर स्टेफाइलोकोकस लिया, जो कल बताया मैंने, ठीक है, उसको फिर समझ में आ गया कि क्या क्या हुआ है करके। क्या है? एंड्स ग्रो फंगाई इन द टर्मेटेरियम, टर्मिटेरियम एंथिल। एंथिल देखा है कभी किसी ने, कैसा होता है ये? देवगांव रोड जो है ना, उधर जब जाते हैं देवगांव रोड के उधर, तो उधर बहुत सारे साइड में ना ऐसे छोटे छोटे बने हुए ऐसे एंट हिल। वॉकिंग के लिए कभी कोई गया होगा उस रोड पे पैदल तो पता होगा। तो एंट्स जो होते हैं वो भी उनके एंट हिल के अंदर क्या करते हैं, फंगस उगाते हैं, ठीक है। एंट के अंदर कौन सा एसिड होता है पता है किसी को? फॉर्मिक एसिड, वेरी गुड। Some species of wasps and other insects lay their eggs in the fungal bodies growing on trees, thus ensuring a food supply for their larva. इसको बोल बहुत सारे जो वास्प यानी कि क्या, एक टाइप का बी होता है, हनी बी में ही एक वैरायटी होती है वास्प। तो वो क्या करते हैं, अपने जो भी एग्स होते हैं वो फंगस के अंदर ग्रो ले करते हैं, ताकि वो एग्स को क्या मिल सके, ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन मिल सके, ठीक है, क्योंकि फंगस जो है वो ऑलरेडी किसी और पे बैठा हुआ है और उस फंगस पे जाके कोई और बैठ जाता है, तो ये इस तरह से फूड चेन चल रहा होता है। अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले फंगस। बहुत कॉमन है, बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, ठीक है। कोई खाने को तुम 3-4 दिन ऐसे खुला छोड़ दो तो उसके ऊपर फंगस ग्रो हो जाएंगे। उसके बाद में बहुत बार ना कपड़ों पे भी फंगस ग्रो होता है। देखा है कभी कपड़ों पे फंगस? नहीं। हॉस्टल में जब रहने जाओगे तब दिख जाएगा तुमको। अगर कोई कपड़े तुम बहुत दिनों से धो के नहीं रखा है और ऐसे ही कुपचे में रख दिया है उसको, या फिर बाहर ही पड़ा हुआ है खुली हवा में, तो उसको फंगस लगता है बहुत दिनों तक, ठीक है। और अगर कपड़े को फंगस लग जाता है ना, कैसे लगता है पता है क्या? कपड़े के ऊपर जो कॉटन या फिर लेदर जो भी है उसके अंदर फंगस को क्या मिल जाता है वहां पे, एक तो एनारोबिक चाहिए फंगस। एनारोबिक होते हैं, कुछ एरोबिक भी होते हैं बट मोस्टली एनारोबिक होते हैं। तो वो उनको वो एनारोबिक सा क्लाइमेट मिल जाता है और वो कॉटन को ही खोद खोद के उसी के ही मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रिशन समझ के खाता है। सो इस वजह से धीरे धीरे अगर ऊपर फंगस लगती है फिर वो डीप डाउन जाता है, तो कितने भी कपड़ा को तुम धो लो वो ठीक नहीं होता फिर ड्रेस वैसा वापस। तो फंगस लगता है उसको भी। बहुत ज्यादा डैम एरिया में रखा, मतलब डैम एरिया यानी कि क्या, बहुत गीली गीली सी एरिया है, बहुत दिनों से कोई दीवार से पानी लीक हो ही जा रहा है, वो दीवार कैसी हो जाती है फिर, एकदम ऐसे गीली सी डैम सॉगी हो जाती है, तो फिर वहां पे भी फंगस ग्रो होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। दीवारों पे देखा होगा ग्रीन ग्रीन कलर की अलगी ग्रो हो जाती है बहुत बार, जो ऐसे पुराने बिल्डिंग्स है, पुराने घर है वहां पे। तो क्या है, माइक्रोस्पोरिक स्पोर्स ऑफ फंगाई आर प्रेजेंट इन द एयर, इफ देयर इज सफिशिएंट मॉइस्चर स्पोर्स जर्मिनेट ऑन कॉटन फैब्रिक, गनी बैग्स, लेदर, वुडन आइटम्स एक्सेट्रा। स्पोर्स जैसे कि फंगस में क्या होता है, स्पोर्स जो कि हवा की वजह से उड़ रहे होते हैं यहाँ वहां, तो उनको जहां पे जगह मिल गई, जहां पे उनको स्पेसिफिक क्लाइमेट मिल गया, वो वहां पे अपना बसेरा डाल देते हैं और वहीं पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं। फिर चाहे वो कुछ भी हो सकता है, लेदर, वुडन आइटम्स, कॉटन फैब्रिक। वो पता है कि तुमको फर्नीचर में भी कीड़े लग जाते हैं, टर्माइट्स, दीमक, फर्नीचर में भी होता है। एक और एक कीड़ा होता है, पता है तुमको, ढेकुन बोलते हैं उसको, ढेकुन, पता है? हिंदी में खटमल बोलते हैं और मराठी में ढेकुन बोलते हैं। नहीं सुना किसी ने? हम्म। तो वो रात में जो होता है, अ, आपके बेड के और बेड के उधर होता है, रात में ही वो एक्टिवेट हो जाता है सबसे ज्यादा। तो वो बहुत, मतलब उनका ग्रोथ बहुत रैपिड होता है, तो एक से वो कब हजारों बन जाएंगे रातों रात पता भी नहीं चलेगा, ग्रोथ बहुत रैपिड होता है। और बहुत ज्यादा फिर हार्मफुल, सुबह उठ के देखेंगे पूरे लाल 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 आप हो जाएंगे, फिर पता चलेगा अरे किसी ने काटा है, क्योंकि वो दिखते ही नहीं है, बहुत माइन्यूट से होते हैं। फिर पेस्ट कंट्रोल करते हैं, सारा फर्नीचर रिपेयर करो, ऐसा होता है। The fungal hyphae penetrate deep into the material to obtain nutrition and to reproduce. हाइफी यानी कि क्या होता है, फंगस के ऊपर
जैसे बैक्टीरिया में मैंने बताया था फ्लैजिला होता है, जो कि एक सिंगल। हाइफी यानी कि क्या, कि फंगस को जो है एक, सपोज ये एक ऐसा एक फंगस होता है, उसमें उसको नीचे तक ग्रोथ के मतलब नीचे मूवमेंट के लिए और पेनिट्रेट करने के लिए कुछ फाइबर्स होते हैं, उसको अपन हाइफी बोलते हैं। तो जैसे बैक्टीरियाज में फ्लैजिला होता है, वैसे फंगस में हाइफी होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ये अभी क्या करेंगे, धीरे धीरे नीचे नीचे जाएंगे, नीचे जाके अटक जाते हैं कपड़ों में, फिर वहां पे वापस ग्रोथ होती है, फिर ऐसे वो और नीचे जाते हैं, इधर उधर अटकते हैं, फिर ग्रोथ होती है। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं कपड़ों में अंदर। दिस कॉजेज द मटेरियल्स टू वियर एंड बिकम वीक। वियर मतलब क्या होता है, पहनना। हाँ, वियर मतलब यहाँ पे होता है फटना। As a result, gunny bags, leather items like shoes, purses, belts, etc., on which fungi have grown do not last long. Wooden items also get spoiled. Wooden items यानी कि फर्नीचर, वो भी खराब हो जाता है। फिर उसके बाद में खाने के आइटम्स पे भी फंगस लग जाते हैं, ठीक है, वही है ये नीचे। पिकल्स, मुरब्बा, जैम, सॉस, इन सब पे फंगस लग जाता है। और वो पॉइजनस हो जाती है, फिर वो फंगल वाली चीजें खाते हैं कि अपन फेंक देते हैं तुरंत, क्योंकि उसमें फिर क्या हो जाता है, फंगस खुद के टॉक्सिन्स छोड़ देता है। भले अपन उसको फंगस के एरिया को उतना उतना क्लीन कर ले, फिर भी नहीं खाते, क्योंकि फंगस उसमें टॉक्सिन्स सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से वो चीज पॉइजनस हो जाती है खाने के लिए। ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम नाम का ये क्या है, बैक्टीरिया। क्लॉस्ट्रीडियम इज अ बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये क्या करता है, खाने को खराब कर देता है, ठीक है, जो कुक्ड फूड होता है उसको खराब कर देता है। बहुत बार सुना होगा फूड पॉइजनिंग हो जाती है लोगों को। जो गवर्नमेंट स्कूल्स होती है वहां पे जो भी मेस होता है, उसमें बहुत बार ऐसे सीन होते हैं कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है, या फिर कोई भंडारे में कोई खा के आता है, वहां के लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो वो क्या, वो किसकी वजह से होती है, ये बैक्टीरिया की वजह से, क्लॉस्ट्रिडियम नाम का बैक्टीरिया होता है। तो ये कुक्ड फूड को क्या करता है, खराब कर देता है। ठीक है। सो ये बैक्टीरिया विच स्पॉइल्स कुक्ड फूड आर क्लॉस्ट्रिडियम। आउट ऑफ 100 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ दिस बैक्टीरिया, सम आर फ्री लिविंग इन द सॉइल, whereas some live in the elementary camp। तो इसके बहुत सारे स्पीशीज होते हैं। तुमको ये पता है, स्पीशीज, जीनस, मतलब स्पीशीज यानी कि क्या, कि अपन अभी ह्यूमंस जो है, अपन एक स्पीशीज है, उसके अंदर एक एक सब अलग अलग है, लेकिन अपन सब मिलके एक स्पीशीज बनाते हैं सारे। सबके पास दो हाथ दो पैर, सारे ह्यूमंस है, ठीक है। सो बैक्टीरिया में क्लॉस्ट्रिडियम के बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज होते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं वो। लेकिन बहुत सारे जो होते हैं ना, वो सॉइल में रहते हैं, और कुछ जो रहते हैं वो आपके एलिमेंट्री कैनाल यानी कि इसोफेगस, इंटेस्टाइन, इसमें भी प्रेजेंट होता है क्लॉस्ट्रिडियम, ठीक है। ये हेल्प भी करते हैं, लेकिन हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है। अगर एक्सेसिव में, या फिर उनको उनको उनके जैसी चीजें मिल गई, तो फिर वो अपना भयंकर रूप दिखाते हैं। सो सॉइल में प्रेजेंट होता है। तो जब खाना बनता है, ये बहुत बड़े बड़े लेवल्स पे, ये भंडारे भंडारे का जो खाना बनता है, ये ऐसे कैसे सड़क पे बनता है, और उसको ठीक से कोई कवर्ड नहीं होता है, जो चीजें लाते हैं उसको ठीक से क्लीन नहीं किया जाता है। तो इस वजह से क्लॉस्ट्रिडिया क्या करता है, वो उसको उसका सुटेबल क्लाइमेट मिल जाता है वहां पे रहने के लिए, और वो वहां पे फिर खाने को खराब कर देता है, ठीक है। So these bacteria are rod shaped and produce bottle shaped endospores in adverse conditions। रॉड शेप बैक्टीरिया, एक और रॉड शेप बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था पहले, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस इज ऑल्सो रॉड शेप बैक्टीरिया। तो ये भी रॉड शेप बैक्टीरिया है। और बॉटल शेप्ड एंडोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स यानी कि क्या, इनके भी स्पोर्स होते हैं, ठीक है। जैसे फंगस में स्पोर्स है ना, वैसे इनके अंदर भी स्पोर्स होते हैं। बस खाली फर्क क्या है, एंडो, एंडो यानी कि क्या, अंदर। सो ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। सो वो बॉटल शेप, बॉटल शेप्ड एंडोस्पोर्स इन एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन यानी कि जब
ऑक्सीजन नहीं है, वर्स्ट कंडीशंस जब है, तब वो ऐसे एंडोस्पोर्स बना लेते हैं। तो मतलब वर्स्ट कंडीशन में भी वो स्पोर्स बना रहे हैं, यानी वो ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। तो वन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस बैक्टीरिया इज दे कैन नॉट विथस्टैंड द नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल ऑफ द एयर बिकॉज दे ग्रो इन एनारोबिक कंडीशंस। एनारोबिक कंडीशंस में ग्रो करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो उनको जरूरत नहीं होती, इसलिए एडवर्स कंडीशंस जब बहुत ही कम ऑक्सीजन हो जाता है, एकदम वर्स्ट कंडीशंस हो जाती है, तब वो फिर एंडोस्पोर्स इस तरह से बनाते हैं और वो रिलीज करते हैं और वो हर जगह चले जाते हैं फिर। और इस वजह से खाना क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। जो बहुत बड़े लेवल पे खाना बनता है ना, उसमें होता है, क्योंकि वो क्लीन नहीं होता है, सब अनहाइजीनिक सी चीजें होती है सारी, कहीं पर भी रास्ते पे बनता है। और भंडारे का खाना तो सबको पसंद होता है, पसंद है क्या तुम सबको? गए हो क्या कभी कोई भंडारे में? अपने इधर हर चतुर्थी को तो भंडारा होता है लासुर में। अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंगाई, जो कि बीमारियां करते हैं, ठीक है, अलग अलग डिजीजेस स्प्रेड करते हैं। अभी कौन कौन सी बीमारी है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड करते हैं, मतलब जैसे अभी कॉमन कोल्ड हो गया, जो कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी जो होती है, ठीक है, वो क्या, वो कौन करता है? वायरस। वायरस स्प्रेड करता है कॉमन कोल्ड। उसके बाद में निमोनिया होता है, ठीक है। निमोनिया भी एक बैक्टीरिया से होता है। द नेम ऑफ द बैक्ट नेम की तो जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होता है निमोनिया जो है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। निमोनिया बहुत कॉमन होता है, बहुत बार सुना होगा लोगों को निमोनिया हो जाता है, ठीक है। जॉन्डिस, जॉन्डिस क्या होता है पता है क्या? जॉन्डिस एक्चुअली जो होता है वो, जॉन्डिस, जॉन्डिस के बारे में कोई कॉमन चीज पता है क्या तुमको, कि बहुत बार सुन, हाँ, लिवर को अफेक्ट करता है, लेकिन एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जॉन्डिस, येलो स्किन येलो, और, येलो यस, कलर बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ बाइल। बाइल जूस, बिलीरुबिन, ओके। तो येलो जॉन्डिस में क्या हो जाता है, येलो हो जाती है स्किन, आपका आईज का जो स्क्लेरा होता है, यानी जो व्हाइट व्हाइट पार्ट दिखता है, ये सारा येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि बॉडी में बाइल, बाइल नहीं बोल सकता अपन, बिलीरुबिन नाम का एक पिगमेंट होता है, वो उसका लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसके वजह से जॉन्डिस होता है। तो जॉन्डिस जो होता है लिवर को अफेक्ट करता है। पर ये जॉन्डिस जो होता है वो एक वायरल इन्फेक्शन है, और ये हेपेटाइटिस जो होता है ना, हेपेटाइटिस होने के पहले जॉन्डिस होता है, फिर आगे चल के वो हेपेटाइटिस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, अगर जॉन्डिस को ठीक नहीं किया जाए। मतलब जॉन्डिस ये हेपेटाइटिस का प्रायर है। येलो फीवर, येलोनेस हो जाती है, ठीक है, येलोनेस हो जाती है पूरे स्किन पे। अभी एड्स, एड्स का फुल फॉर्म पता है क्या है? दीदी रिकॉर्डिंग चालू। चालू है ना? चालू है। हाँ, तो एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, सॉरी, डिजीज, हाँ, सिंड्रोम, सॉरी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये किससे हो रहा है? वायरस से। कौन सा वायरस होता है पता है वो? HIV वायरस। एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है पता है क्या? सिंड्रोम यानी कि बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब आपके इंटेस्टाइन में भी प्रॉब्लम रहेगा, स्किन पे प्रॉब्लम, ओरल कैविटी में इशू रहता है, और बाहर से भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो बहुत सारे सिम्टम्स प्रेजेंट करता है वो, इसलिए उसको सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। कोई भी चीज में सिंड्रोम आ गया मतलब कि ग्रुप ऑफ डिजीजेस, बहुत सारे अलग अलग डिजीजेस एक साथ होते हैं, सो दैट इज सिंड्रोम। सो वायरस क्या है? HIV। HIV का फुल फॉर्म पता है क्या?
ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इम्यूनोडेफिशिएंसी यानी कि नाम में ही है कि आपके इम्यून सिस्टम पे एक्ट करता है। तो जिस किसी को भी एड्स हो जाता है ना, उनका इम्यूनिटी बहुत लो हो जाता है, इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है। तो उनको प्रॉब्लम क्या होती है, एड्स से इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, तो बाकी दूसरे जो इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। मतलब अगर आपकी नॉर्मल बॉडी है, बहुत सारे माइक्रोब्स अभी भी प्रेजेंट है, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो फाइट कर रही है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। लेकिन एड्स में क्या हो जाता है, जो नॉर्मली बॉडी पे एक्ट नहीं करते, जो नॉर्मल पर्सन को कुछ नहीं करते, वो वाली चीजें भी उन पे एक्ट हो जाती है। तो इस वजह से वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है एड्स, ठीक है। इसलिए उनको बोला जाता है थोड़ा आइसोलेट रखो, ताकि ज्यादा इन्फेक्शन से वो दूर रखो एड्स वाले। और एड्स का फिलहाल तो कोई इलाज नहीं है, ठीक है। सो मोड ऑफ इन्फेक्शन, एक जगह से दूसरे जगह कैसे फैलता है, ये इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। तो कैसे फैलता है, अगर मैंने एड्स वाले पर्सन का ब्लड लिया है, और अगर वो ब्लड के 2 बूंद नीचे गिर गई है और किसी ने उसके ऊपर हाथ रख दिया है, तो वो इंसान को भी एड्स होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो ब्लड के अंदर एचआईवी वायरस प्रेजेंट है, ठीक है। सो थ्रू ब्लड इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड होता है, एंड सीमेन ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन एंड मिल्क ऑफ मदर सफरिंग फ्रॉम एड्स, अगर कोई मदर को एड्स है और अगर वो बच्चे को मिल्क देती है, तो दैट इज उससे भी स्प्रेड होता है, ठीक है, एड्स। सो एड्स बेसिकली आपके बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट होता है, जितने भी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स प्रेजेंट है उसमें एचआईवी वायरस है, और वो फिर वैसे जाता है, ठीक है। सो प्रिवेंटिव मेजर्स, सेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अवॉइड यूज ऑफ नीडल्स एंड इंजेक्शन, जिस नीडल और इंजेक्शन से अपन ने किसी का ब्लड लिया है वो वापस अपन यूज नहीं करते, ठीक है। उसको तुरंत डिस्कार्ड किया जाता है, नया वाला इंजेक्शन और नीडल्स यूज करता है। अगर वापस रीयूज किया तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। फिर होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस जो है वो वायरल इन्फेक्शन है, और इसका वायरस होता है, हेपेटाइटिस नाम का ही वायरस है, जैसा जो बीमारी का नाम है वही है। हेपेटाइटिस में पर 5 प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं, ए, बी, सी, डी एंड ई। तो हेपेटाइटिस ए जो है वो हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से, इस तरह से, क्योंकि ये 5 प्रकार के हेपेटाइटिस के वायरस प्रेजेंट है फिलहाल, नोन है, और भी होंगे तो पता नहीं, बट इतने 5 पता है। उसमें सबसे ज्यादा डेंजरस है हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है, बिकॉज ये इसका जो स्प्रेड है वो, इसके बारे में ज्यादा पता ही नहीं चला है, तो इसलिए उसको ज्यादा जल्दी से ट्रीट भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो ज्यादा डेंजरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस। सो हेपेटाइटिस जो है वो कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से स्प्रेड होता है, ठीक है। अगर जो फूड या वाटर जो है, जो अगर वो कंटामिनेटेड है, उसमें हेपेटाइटिस वायरस प्रेजेंट है, तो उससे वो स्प्रेड होता है। सो क्लीन एंड फिल्टर वाटर यूज करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू। फ्लू सुना होगा तुमने, फ्लू हो गया है, फ्लू, ठीक है, सर्दी हो जाती है, दैट इज इन्फ्लुएंजा। तो वो वायरस से ही होता है, और वो वायरस का नाम भी इन्फ्लुएंजा वायरस ही है, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन ही होता है, मोस्टली वायरल इन्फेक्शन है, और जितने भी वायरल इन्फेक्शन है सारे खतरनाक है, क्योंकि वायरसेस को टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनके सिस्टम को जानना, वो कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे उसको प्रिवेंट करना है, क्योंकि वायरस जो होता है वो सेमी सेलुलर, सेमी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग बॉडी में है तो लिविंग है, नीचे पड़ा हुआ है तो डेड है, तो इसलिए उसकी फंक्शनिंग को समझना डिफिकल्ट होता है। सो दैट्स वाई सारे वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं वो थोड़े खतरनाक से होते हैं। सो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, किसी को सर्दी है उसके आस पड़ोस में ही तुम रहोगे तो तुमको भी सर्दी हो जाती है, सो दैट इज कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है। नेक्स्ट इज मीजल्स एंड चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स तो सबको पता होगा, बहुत से लोगों को होके भी गया होगा चिकन पॉक्स, है ना। जिसको नहीं हुआ है वो ध्यान दो, हो सकता है कभी भी तुम लोग को भी। सो चिकन पॉक्स जो है इट इज ऑल्सो वायरल इन्फेक्शन, जो कि मीजल्स और चिकन पॉक्स ये दोनों भी, क्या होता है चिकन पॉक्स बोल तो बॉडी पे
छोटे छोटे से पिंपल जैसे स्पॉट्स आ जाते हैं रेड रेड कलर के, ठीक है। और मीजल्स में भी रेड रेड कलर के स्पॉट्स आते हैं, लेकिन फर्क होता है कि जो चिकन पॉक्स है वो आपके हैंड्स और चेस्ट रीजन से आता है, ठीक है। चेस्ट रीजन पे शुरू होते हैं और बाद में फेस पे और हर जगह आते हैं, और जो मीजल्स होते हैं वो सबसे पहले फेस पे दिखाई देते हैं। तो दोनों और भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन ये मेन है। तो मीजल्स जो है वो भी वायरल इन्फेक्शन है, वो होता है मीजल्स वायरस से। और जो चिकन पॉक्स है उसका जो वायरस है उसका नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस। वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है। VZV। सो कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन से स्प्रेड होता है। इतने इजीली स्प्रेड नहीं होता है चिकन पॉक्स, ठीक है। मतलब बहुत ही इजीली ऐसे टच किया तो मुझे हो गया, ऐसा नहीं होगा। बट उसके साथ कांटेक्ट यानी कि कैसे कि वो उसने जिस चिकन पॉक्स वाले पेशेंट ने जहां से खाना खाया है, मैंने भी वही प्लेट में से खाना खाया, तो फिर हो सकता है अगर पानी पिया वैसा। बट टच करने से या उससे बात करने से नहीं फैलता है कुछ। तो उसके लिए वैक्सीनेशन है। अनकंटामिनेटेड वाटर जो है उस वो नहीं पीना चाहिए, और क्लीन फूड करना खाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज बर्ड फ्लू एंड स्वाइन फ्लू। बर्ड फ्लू जो होता है वो बर्ड्स में होता है, और जो स्वाइन फ्लू है वो ह्यूमंस में होता है। लेकिन बर्ड से ह्यूमन में भी ये फैल सकता है अगर जो लोग मीट खाते हैं। मतलब बर्ड्स जो है, बर्ड्स में मेनली होता है, फिर बर्ड्स से अलग अलग एनिमल्स में स्प्रेड होता है वो, ठीक है। हाँ, कोई भी एनिमल में जा सकता है वो, मछली में भी हो सकता है, चिकन में हो सकता है, हर चीज में हो सकता है, हेन में। तो जो फिर मीट खाते हैं, अगर वो जो खाते हैं एनिमल, उसके अंदर अगर ये वायरस है तो फिर वो इंसान को भी वायरस हो सकता है, ठीक है। सो इट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। और ये स्वाइन फ्लू जो होता है ये ह्यूमंस के अंदर होता है, ये सेम इन्फ्लुएंजा जैसा ही है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस ही स्वाइन फ्लू करता है, ठीक है। So contact with infected birds and animals, पर्सनल हाइजीन, प्रॉपरली कुक्ड मीट खाना चाहिए अगर जो भी खाता है। बीच में कुछ 2-3 साल पहले बहुत ये बर्ड्स फ्लू का ये बढ़ गया था। बर्ड्स फ्लू काफी कॉमन हो गया था उस वक्त, जैसे कोविड आ गया था उसके बाद में बर्ड्स फ्लू का जो रेंज है, मतलब बर्ड्स फ्लू बहुत कॉमनली होने लग गया था, क्योंकि पोल्ट्री। क्या हो गया? नेक्स्ट इज डेंगू। डेंगू तो सबको पता है, बहुत ही कॉमन होता है डेंगू। डेंगू वायरस, वायरस का नाम भी डेंगू वायरस ही है। मस्कीटो से होता है। कौन से मस्कीटो से होता है पता है क्या? हाँ, लेडीज। एड्स। एलिस इन वंडरलैंड। एडिस, ठीक है। सो मस्कीटो से होता है, मतलब कैसे होता है पता है क्या? वायरस मस्कीटो पे बैठता है, मस्कीटो अपने को अब ब्लड जो है वो सक करता है अपना, तो वो ब्लड अंदर डीप जाता है और वायरस को बॉडी में छोड़ देता है, और इससे डेंगू होता है, ठीक है। डेंगू सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कि पानी, स्टैग्नेट वाटर से होता है, ठीक है। पानी कहीं पे पड़ा है, स्टैग्नेट वाटर है, तो उसकी वजह से डेंगू होता है। रेनी सीजन में मोस्टली डेंगू के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर है निमोनिया। निमोनिया जो है ये बैक्टीरिया से होता है। द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तुम लोग को वैसे ये काम का तो नहीं है, but ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया यही बैक्टीरिया का नाम है, उससे निमोनिया होता है। निमोनिया जो है वो लंग्स पे अफेक्ट करता है, ठीक है। निमोनिया में लंग्स आर अफेक्टेड। और कोई जब जिसको निमोनिया हुआ है वो अगर छींकता है या स्पुटम बाहर रिलीज करता है, तो उसके अंदर जो होते हैं ना निमोनिया के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो उसके ड्रॉपलेट्स के अंदर। और जब वो अपन स्नीज करते हैं या
वो अगर अपने कांटेक्ट में आ जाते हैं तो निमोनिया अपने बॉडी में आ जाता है, ठीक है। तो निमोनिया जो होता है वो स्प्रेड थ्रू एयर होता है। तो जब कोई मतलब जब कोई थूकता है तो वो निमोनिया के बैक्टीरिया जो होते हैं वो जब सांस लेते हैं अगर उसके अराउंड, तो फिर वो अपने अंदर आ जाता है। निमोनिया के लिए वैक्सीनेशन होता है और अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। कभी-कभी निमोनिया बहुत ज़्यादा डेंजरस रूप ले लेता है, ठीक है? सो निमोनिया फैटल होता है, मतलब इंसान मर जाता है कभी-कभी निमोनिया में। अगर लंग्स के साथ-साथ दूसरी चीज़ें भी अफ़ेक्ट हो गई, ध्यान नहीं दिया इनिशियल स्टेजेस में निमोनिया के और बहुत लेट जाके पता चला है तो निमोनिया से जान भी जा सकती है। लेप्रेसी लेप्रेसी जो है ये भी एक बैक्टीरिया से होता है, लेप्रेसी नाम के टीबी टीबी पता है क्या? ट्यूबरकुलोसिस उसके जैसा ही होता है ये लेप्रेसी, ठीक है? उसी का ही भाई है जो कि लेप्रेसी को करता है। सो लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। लेकिन ये क्या होता है ना, ये ज़्यादा कॉमन नहीं है, इसको अपन अवॉइड कर सकते हैं। ये इतना कॉमन नहीं है, जितना टीबी कॉमन है। टीबी भी बैक्टीरिया से होता है और वो स्पेशली इंडिया में बहुत कॉमन है टीबी, तो इसलिए वो बहुत बार टीबी से ही लोग मर जाते हैं क्योंकि टीबी को जल्दी से फिर ट्रीट नहीं किया तो वो रिकर करता है, बार-बार आता है। नेक्स्ट इज़ कोलेरा। चोलेरा नहीं बोलना इसको, ये कोलेरा है। तो कोलेरा जो है ये भी बैक्टीरिया से होता है। वे बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरा। ठीक है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है, क्लीन फूड एंड वाटर। मोस्टली जो मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है या तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट। ये 2 चीज़ों की वजह से ही कोई भी इन्फेक्शन फैलता है। सारे जो भी डिजीज़ेज़ है, सारे इन्फेक्शियस होते हैं क्या? अब सारे फैलते हैं क्या? नहीं। कुछ ही जो स्पेशली वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं और कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ये फैलते हैं। लेकिन अगर किसी को पेट दर्द है, तो मुझे भी पेट दर्द हो जाएगा क्या? नहीं। या फिर कुछ और बीमारी है, ठीक है? सपोज़ आँखों से रिलेटेड कुछ है या हाथ फ्रैक्चर है, तो वो मुझे भी होगा क्या? नहीं। नॉट ऑल डिसीज़ेज़ आर इन्फेक्शियस। नेक्स्ट इज़ मलेरिया। मलेरिया होता है प्रोटोज़ोआ से। प्रोटोज़ोआ यानी कि किस किंगडम का प्राणी है ये? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, वेरी गुड। सो मलेरिया का जो प्रोटोज़ोआ है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ठीक है? प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोज़ोआ होता है जिससे मलेरिया होता है और मस्कीटो बाइट से होता है, ठीक है? मस्कीटो और कंटामिनेटेड वाटर, ये जो स्टैग्नेंट वाटर पड़ा होता है उसकी वजह से, ठीक है? वो वाले पानी में मच्छर जो होते हैं वो रहते हैं, तो इस वजह से उसकी वजह से होता है। सो कौन से मस्कीटो से होता है पता है क्या मलेरिया? हाँ? Anopheles mosquito. फीमेल एनोफेलस मस्कीटो। फीमेल एनोफेलस मस्कीटो, ठीक है? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम मेन उसका प्रोटोजोआ है और मस्कीटो बाइट से होता है, ठीक है? जो मलेरिया होता है वो भी काफी कॉमन है। वो आरबीसी जो होते हैं उसको डैमेज करता है, ठीक है? और आरबीसी ये मेन अपना लिविंग सेल है, उसी के अंदर ऑक्सीजन अपना जाता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। सो मलेरिया उसको डैमेज करता है। ये भी रेनी सीजन्स में बहुत कॉमन होता है मलेरिया। किसी को हुआ है कभी मलेरिया? अभी ये मोक्ष जो है वो सब लेक्चर होने के बाद अपने को बताएगा मलेरिया के सारे साइंस एंड सिम्टम्स जो जो उसको हुए थे। क्लीनलीनेस ऑफ सराउंडिंग्स प्रिवेंट स्टैग्नेशन ऑफ वाटर। फिर डैंड्रफ, रिंगवर्म और स्कैबीज। डैंड्रफ बहुत से लोगों के बालों में डैंड्रफ होगा। अभी तो विंटर सीजन है तो विंटर सीजन में तो काफी कॉमन होता है। सो डैंड्रफ जो है ये भी क्या है, एक फंगस है, ठीक है? फंगल इन्फेक्शन के वजह से, फंगस की वजह से डैंड्रफ होता है बालों के अंदर। रिंगवर्म यानी कि क्या? ये भी फंगल इन्फेक्शन है स्किन के ऊपर। इस तरह से इसे सर्कुलर से
सर्कुलर से ऐसे रेडनेस आ जाती है, ठीक है, स्किन के ऊपर, और स्किन ऐसे ऊंचा ऊंचा सा हो जाता है। वो जो एड आती है ना खुजली की, क्या एड है वो, जो वो एड में से उसको पूरे बॉडी पे लाल ये हो जाता है रेड रेड। क्या? वो एड में जो होता है वो रिंगवर्म है, ठीक है। कैंडिडा वाला एड आता है, कैंडिडा पाउडर यूज करते हैं, कैंडिड पाउडर, तो वो रिंगवर्म। स्कैबीज यानी कि वो भी फंगल इन्फेक्शन है, बॉडीज पे होता है, ठीक है। हाँ हाँ, तो मुझे पता है कहाँ तक पहुंच गया तुम्हारा। फंगस, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, ठीक है, पानी में नहीं जाते, तो फंगस से डैंड्रफ वैंड्रफ सारी चीजें होती हैं। सो ये था हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। अभी एक जो बैक्टीरिया, अभी ये पढ़ा अपन ने सारी बीमारियां, ठीक है, बीमारियों को टैकल करने के लिए एंटीबायोटिक्स भी है, लेकिन एक और चीज है जो कि है वैक्सीन। वैक्सीन्स तो सबने सुना होगा, नाम तो ली नहीं होगी वो अलग बात है, अलग कुछ कुछ जनों ने, बट वैक्सीन्स, ठीक है। तो बहुत सारे जो भी बीमारियां है ना उसके लिए वैक्सीन बनी होती है। वैक्सीन यानी कि क्या करते हैं, वैक्सीन के अंदर जो बैक्टीरिया है या जो भी वायरस है उसको ही मार के या फिर उसका पावर कम करके आपके बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। पावर कम है तो क्या करेगा, या फिर मरा हुआ है तो वो इतना एक्ट नहीं करेगा, मतलब वो बीमारी नहीं बनाएगा, लेकिन अपने बॉडी के अंदर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज रेडी हो जाते हैं। एंटीबॉडीज यानी कि क्या, ऐसे हथियार रेडी हो जाते हैं, एंटीबॉडीज रेडी होते हैं, यानी कि हथियार रेडी हो जाते हैं, और फिर वो मतलब वो बॉडी के अंदर उसके खिलाफ लड़ने के लिए हथियार रेडी हो जाते हैं। तो जब भी नेक्स्ट टाइम कभी अगर वो अपने बॉडी में इन्फेक्शन आया तो बॉडी को पता चल जाता है कि भाई अभी कौन सा हथियार अपने को निकालना है, क्योंकि पहले ही उसके पास क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, ठीक है, वैक्सीन के थ्रू। अगर वैक्सीन में अगर अपन ने एकदम हाई पावर वाला बैक्टीरिया डाल दिया तो बॉडी तो काम नहीं करेगा, मर जाएगी, मतलब सेल्स मर जाएंगे, ठीक है। बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम कौन करता है पता है क्या? WBCs, ठीक है। WBCs होते हैं जो कि सारे ये हथियार बनाते हैं जिनको एंटीबॉडीज बोलते हैं, और वो फाइट करते हैं अगेंस्ट फॉरेन बॉडीज, जो भी फॉरेन बॉडीज आती है बॉडी के अंदर उसको ये एंटी WBCs फाइट करते हैं। सो वैक्सीन्स में अपन डेड या फिर लाइव बैक्टीरिया, लेकिन उसका पावर कम करके, उसका एनर्जी कम करके, ऐसे बैक्टीरिया को अपन डालते हैं ताकि बॉडी ये एंटीबॉडीज क्रिएट कर सके, सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर बॉडी में वो इन्फेक्शन हुआ तो वो बॉडी उसको फाइट कर सके, ठीक है। समझा वैक्सीन का क्या काम होता है? कौन कौन सी वैक्सीन पता है तुमको, मतलब? हाँ, कोविड-19 वाला वैक्सीन, नाम क्या था वो वैक्सीन का? टीकाकरण का मतलब क्या होता है? टीका का मतलब क्या होता है? हाँ, वैक्सीन, वैक्सीनेशन। तो पोलियो। हाँ, पोलियो, वेरी गुड। पोलियो वैक्सीन तो सबने लिया होगा बचपन में, तुमको याद नहीं होगा पर तुमने सबने लिया है, ठीक है। 2-2 बूंद वो 5-6 साल तक लेते हैं। हम्म। तो इंडिया में कुछ वैक्सीन है जो कि कंपलसरी दी जाती है, ठीक है, उसमें से एक है ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरली दी जाती है, ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि पोलियो वायरस के अगेंस्ट। अगर पोलियो हो गया तो क्या होता है पता है क्या, पोलियो के अंदर क्या होता है? हाँ, एक पैर पैरालाइज हो जाता है। MPS में कौन कौन था पहले, मतलब है अभी भी, मतलब 5 साल पहले जो थे, 5 साल पहले, ठीक है, कोविड के पहले जो थे, तुमको जयश्री मिस पता थे? हाँ, तो जयश्री मिस का एक पैर जो था वो काम नहीं करता था, ठीक है, तो उनको पोलियो हुआ था, और वो साइंस ही पढ़ाते थे, ठीक है, वही आके हमको पढ़ाते थे ओरल पोलियो वैक्सीन के बारे में, और उनको ही पोलियो हुआ था। अभी नहीं है वो मैम स्कूल में, बट कोविड में जो पहले MPS में थे उनको पता है। सो ओरल पोलियो वैक्सीन, उसके बाद में एक और वैक्सीन होती है, अंकल भाई के फेवरेट मैम है जयश्री मिस,
उसके बाद में एक और होती है बीसीजी वैक्सीनेशन। बीसीजी, बीसीजी यानी कि ये किस बीमारी के अगेंस्ट दिया जाता है? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। टीबी के अगेंस्ट बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है। ये जैसे ही बेबी बॉर्न होता है तभी देते हैं, या फिर विद इन 1 वीक, एक हफ्ते में ही दिया जाता है, ठीक है। फिर भी पता है बीसीजी वैक्सीन देने के बाद भी लोगों को टीबी हो जाता है, क्योंकि उसका असर इतने दिनों तक नहीं रहता है। फिर एक होता है डीपीटी वैक्सीनेशन। टीटी का इंजेक्शन सबने सुना है? किसी को फर्स्ट वाली थी। हाँ, कीला नेल लग जाए, जो खिल्ला होता है, हाँ, तो टीटी का इंजेक्शन देते हैं। तो वो टी इज ये टी वाला, ठीक है। तो जब छोटे होते तब ये पूरा डीपीटी देते, यानी कि डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टेटानस। ये 3 बीमारी है, डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टेटानस। ये तीनों का वैक्सीनेशन एक साथ दिया जाता है जब छोटे होते हैं, 1.5 महीने का होता है तब दिया जाता है। फिर जैसे जैसे बड़े बड़े होते हैं वैसे वैसे सिर्फ पीटी दिया जाता है, फिर बाद में सिर्फ टी दिया जाता है, फिर पूरा नहीं देते, ठीक है। तो ये कुछ वैक्सीन्स है जो कि देते हैं। अभी हेपेटाइटिस के अगेंस्ट भी वैक्सीन बनी है, वो भी देते हैं। उसके बाद में एक होती है रूबेला वैक्सीन। हम रूबेला वैक्सीन जो है ना, ये हम लोगों को तो स्कूल में दी थी। जब हम स्कूल में थे, तुम बहुत से लोगों को दी होंगी रूबेला वैक्सीन स्कूल में ना, क्योंकि उसी वक्त इंडिया में ये नया नया आया था रूबेला वैक्सीन देने का। तो रूबेला वैक्सीन अभी वो बचपन में ही दे देते हैं, ठीक है, रूबेला वैक्सीन। उसके बाद में अभी कोविड वैक्सीन आया, वो एक वैक्सीन है। ऐसे बहुत सारे वैक्सीन प्रेजेंट है, लेकिन ये कुछ कॉमन वैक्सीन है। कोविड वैक्सीन का नाम क्या है? एस ए आर एस, कोविड 19। एस ए आर एस का फुल फॉर्म क्या है? एस ए आर एस एक अलग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है एस ए आर एस, ठीक है। और कोविड 19 में भी रेस्पिरेशन के साथ हुआ था, तो इसलिए उसको एस ए आर एस कोविड 19 बोलते हैं। वैक्सीन जो थी, कंपनीज का नाम, दो वैक्सीन इंडिया में बहुत चल रही थी, उस कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो कुछ लोग बोल रहे थे कोविशील्ड अच्छा है, कुछ कोवैक्सीन अच्छा है। किस किसने लिया है कोविड का वैक्सीन? तुम लोग कोविड में तुम लोग बाहर नहीं गए क्या रे? बाहर जाने के लिए सर्टिफिकेट मांगते थे वो वैक्सीन का। पुलिस वाले को 50-50 और किसको कोविड हुआ है इसमें से? अच्छा, मोक्ष को भी हुआ है क्या कोविड? हाथ के ऊपर करे तू। मुझको सब हुए। एक डोज भूख लग रही थी, सबका डोज लेके आए। किसको एडमिट, तुम दोनों में से घर पे होम क्वारंटाइन थे कि एडमिट किया था? अभी तू तो घर पे ही रहेगा। मुझे भी कोविड हुआ था जब मैं नांदेड़ में थी हॉस्टल में। भाई उस वक्त बहुत सीरियस था, उस वक्त उठा के सीधा दवाखाने में डाल देते थे, सरकारी दवाखाने में। तो मैंने किसी को बताया नहीं मुझे कोविड हुआ है। मैंने सीधा घर पे कॉल किया था, मुझे प्रॉब्लम हो रही, मेरे को स्मेल ही नहीं आ रही थी। ये मेन सिम्टम्स थे उसके, खाने की टेस्ट नहीं आती थी, स्मेल नहीं आती थी। तो वो जो बाम नहीं होता है, मैं उसको सूंघ रही थी, मुझे स्मेल ही नहीं आ रही थी उसकी, फिर मुझे समझ गया मुझे कोविड हो गया। फिर मैं घर पे आ गई थी। फिर घर पे मुझे लॉक किया था। हमारा औरंगाबाद का जो फ्लैट है ना, उस वक्त किधर भी होम क्वारंटीन अलाउड नहीं था, सबको दवाखाने में डालते थे। तो फिर पर दवाखाने में जाना है, कौन इतना जाएगा? तो फिर हाँ, तो इसलिए फिर मैं घर पे ही, मुझे लॉक कर दिया था बाहर से। 8 दिन में वैसे ही घर में लॉक्ड पड़ी हुई थी। 8 दिन बाद आई हूँ। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो गया है। कौन सा था ये? हार्मफुल एंड यूजफुल बैक्टीरिया, ठीक है। जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है।
कौन से पेज नंबर पे है वो चैप्टर? कौन सा चैप्टर है? लाइफ प्रोसेसेस। तू कौन सी क्लास में है ना? काय हल्ला आ जायचं गया का? आ गया ना रे, अभी 160 आ गया ना। 164 आ गया, फिर भी नहीं आया वो चैप्टर। हाँ, कौन से चैप्टर के बाद है? हाँ, इसके बाद है अभी। ये पीडीएफ है बेटा, पीडीएफ में छोटे छोटे पेजेस। हंस किस पे रहा है रे रयन? हाँ हाँ, क्या? आज इंडिया का मैच है ना, देखता है क्या कोई क्रिकेट? हाँ, चालू नहीं हुआ अभी तक, अभी 9 बजने को टाइम है, 1 मिनट। मैं भी नहीं देखने दूंगी। स्कोर बता दूंगी तुमको पीछे से, तो भी। लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लाइफ प्रोसेसेस यानी कि क्या, कि जो जो अपने बॉडी के अंदर चीजें हो रही है जिससे अपन जिंदा है, जिससे अपनी बॉडी फंक्शन करती है, दैट आर लाइफ प्रोसेसेस। कौन कौन से होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है अपने बॉडी के अंदर जो अपने को जिंदा रखता है? सारी इंपॉर्टेंट है। वाइटल ऑर्गन्स होते हैं कुछ, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें होते हैं हार्ट, लंग्स, ब्रेन, किडनी, ये चार, और एक लिवर। ये जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स, और ऑर्गेनिजम्स बोल रहे ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर। ब्रेन के बारे में पता है तुमको? ब्रेन जो होता है उसको कंटिन्यूसली ऑक्सीजन की जरूरत रहती है, कंटिन्यूसली ग्लूकोज चाहिए होता है ब्रेन को, ठीक है। अगर ब्रेन को 6 मिनट तक ग्लूकोज नहीं मिला तो ब्रेन मर जाता है, और ब्रेन डेड तो इंसान डेड। तो ब्रेन को कंटिन्यूसली ग्लूकोज की जरूरत होती है रात में भी, इसलिए अपना ब्रेन, क्योंकि ब्रेन रात में भी वर्क कर रहा हो, कितना काम करता है। सपने सबको आते हैं, ठीक है, जिसको नहीं आते वो थोड़ा सा उनका ब्रेन कम काम करता है फिर। और हाँ, हार्ट, हार्ट भी बहुत ही ज्यादा वाइटल ऑर्गन है। आजकल सबसे ज्यादा जो डेथ होती है वो हार्ट अटैक की वजह से होती है, कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, ठीक है। हार्ट एकदम बंद कर देता है काम करना, उसके वजह से हार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में लंग्स, लंग्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि रेस्पिरेशन होता है। और उसके बाद में लिवर और किडनी। किडनी भी, बहुत लोगों की किडनी काम करना बंद कर देती है, ठीक है। फिर डायलिसिस सुना है तुमको? कोई इंसान को डायलिसिस पे रखा जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल किडनीज के, आर्टिफिशियल सिस्टम होता है वो, तो उसके थ्रू किडनी का फंक्शन किया जाता है, लेकिन वो भी ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। और लिवर, लिवर क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि जितने भी अपने बॉडी में अपन जो भी खाना खा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स जितने भी, वो सारे लिवर में जाके उसका वो अलग अलग होते हैं। सपोज जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लूकोज में फॉर्म हो रहे हैं, तो वो ग्लूकोज लिवर में जाके उसका फंक्शन एक्टिवेट करता है, ठीक है। प्रोटीन्स, फैट, सारी चीजें, तो लिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिवर भी काम करना बंद कर देता है तो प्रॉब्लम। लेकिन लिवर के बारे में खास बात ये है कि लिवर जो है वो रीजनरेट हो सकता है, मतलब लिवर के जो कुछ सेल्स है अगर वो मर गए तो उसको वापस रीजनरेट किया जा सकता है, थोड़ा सा उसको काम पे लगाया जा सकता है वापस, ठीक है। लेकिन ऐसे बाकी ऑर्गन्स पे नहीं, बाकी ऑर्गन्स फेल तो फेल। हार्ट, आजकल हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। ओपन हार्ट सर्जरी सुना है कभी किसी ने? ओपन हार्ट सर्जरी होती है। ओपन हार्ट सर्जरी यानी कि हार्ट को निकाल के सर्जरी की जाती है, मतलब कि किसी के हार्ट में होल रहता है, वो भी सुना है कभी? हार्ट में होल है, तो हार्ट में होल है यानी कि उसी के लिए ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है, ठीक है। उनका सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है। सो लाइफ प्रोसेसेस प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं। प्लांट्स में
ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट्स के पास दो चीजें हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? ब्लड। सो एनिमल्स अपने पास पूरा एक सिस्टम है, ब्लड, ब्लड सेल्स एंड हार्ट, ये सब मिला के अपना क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एक्सक्रीशन और कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अभी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जब अपन पढ़ेंगे तो प्लांट्स जो होता है एनिमल्स की तरह एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं मूव करते, उनके पास जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। और हाँ, सो वो क्या करते हैं कि प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, अभी जाइलम, जाइलम से क्या, जाइलम का क्या यूज होता है? पानी को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। एंड फ्लोएम का यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। तो जाइलम, लेकिन जाइलम और फ्लोएम जो होता है ना, ये कोई एक ही चीज, एक ही सेल से नहीं बने होते हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग सेल्स साथ में आके एक फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो जाइलम में 4 टाइप के अलग अलग सेल्स रहते हैं, जो कि एक टुगेदर एक गुच्छा बना के फिर वो साथ में पानी को ऊपर ट्रांसपोर्ट करते हैं। वैसे ही फ्लोएम में भी बहुत सारे सेल्स अलग अलग आके वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो जो जाइलम होता है वो सिर्फ एक ही मूवमेंट दिखाता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट, खाली नीचे से ऊपर जाता है। क्या करता है जाइलम? इट इज अ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट, यानी कि सिर्फ नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, और फ्लोएम जो होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, आजू बाजू हर जगह चल जाता है। ठीक है, फ्लोएम। जाइलम खाली नीचे से ऊपर, यानी कि पानी जो है वो कहाँ से लेना है प्लांट्स को? रूट से, यानी कि जमीन में से ही पानी लेना है। इसलिए जब भी पौधों को पानी डालते हैं तो उनके पत्तों पे नहीं डालते हैं, उनके रूट्स पे डालना चाहिए, ताकि वो पानी जो है वो सॉइल सोक कर ले फटाफट से और वो पानी रूट्स ले सके। पत्तों पे डालोगे, पत्तों पे ही रह जाएगा फिर वो। ठीक है, सो प्लांट्स जो होते हैं उनको वो उनको बहुत सारे मिनरल्स की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पढ़ा अपन, नाइट्रोजन यूजफुल होता है प्रोटीन्स बनाने के लिए, फास्फोरस लगता है। ठीक है, तो बहुत सारे मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। तो फर्टिलाइजर्स क्यों यूज किया जाता है पता है? फर्टिलाइजर्स के अंदर ये मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो सॉइल ज्यादा मिनरल्स नहीं बना सकती है, ज्यादा मिनरल्स नहीं होते वो सॉइल में, तो अपन फर्टिलाइजर्स डालते हैं उसके अंदर, ताकि उसके अंदर फिर सारे मिनरल्स आ जाए। ठीक है, एक बहुत कॉमन फर्टिलाइजर ऐसा तुमने देखा होगा, एनकेपी नाम का, एनपीके कुछ तो भी, एनकेपी, एनपीके, नाइट्रोजन, पोटैश, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, ये तो ये क्या है? सारे मिनरल्स जो प्लांट्स को यूजफुल होते हैं। तो प्लांट्स ये सारा सॉइल के अंदर होता है, तो क्या करता है, रूट्स जो होते हैं ना वो सब इसको एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं ऊपर। तो इसके जो रूट्स है, तो जो रूट्स होते हैं ना, रूट्स के बाहर जो होते हैं छोटे छोटे से और रूट्स होते हैं, जैसे ये यहाँ पे जो दिया है। ठीक है, ये रूट्स होते हैं और भी छोटे छोटे, तो उसको बोला जाता है रूट हेयर। जो मेन रूट से छोटे 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 से जो फाइब्रस निकलते हैं, उसको बोलते हैं। ट्रेनिंग काय ते अजूनपर्यंत आपलं आहे का तिथे झाडेस ते झाडांना मला का बरं बोलवलं सांग माइक बंद करो जिसका भी चालू है। दिवाली कर रहे सब अपने घर में बैठ के, देखो तुम ऑनलाइन पढ़ते घर पे बैठ के। रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, तो वो रूट हेयर में क्या करता है, पानी जाता है। ठीक है, रूट हेयर जो होता है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, और बीच में जाइलम प्रेजेंट होता है, जाइलम के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो सारा जो पानी होता है वो एक जो रूट हेयर में से, सपोज ये जाइलम है, जाइलम के अंदर पानी जाता है, एक बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, तो एक सेल में सारा पानी भर जाता है, बहुत सारा।
तो जब बहुत सारा पानी भर जाता है तो बाजू वाले सेल में कम है और यहाँ पे ज्यादा है, तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर पानी जाता है। तो यहाँ पे जब बहुत ज्यादा पानी हो जाता है फिर वो आगे वाले सेल में फॉरवर्ड करता है। फिर इस तरह से ऊपर 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 ऐसे इस तरह से पानी ऊपर जाता जाता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है, ये होता है रूट प्रेशर। रूट से नीचे से प्रेशर लगता है, पानी भरा हुआ होता है तो वहां से प्रेशर लग के फिर पानी और ऊपर ऊपर जाता है, ठीक है। ये होता है रूट प्रेशर। तो इस तरह से पानी नीचे से ऊपर जाता है। लेकिन एक और एक प्रोसेस होती है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के बारे में पता है क्या है? लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। इवेपोरेशन होता है पानी का प्लांट्स में से, इवेपोरेशन। तो उसके थ्रू क्या होता है, सपोज ये प्लांट में से ऊपर से पानी जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर पानी कम होता है तो ऑटोमेटिक नीचे से क्या हो जाता है, पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये साथ में प्रोसेस चल रही होती है। तो दिन भर जो होता है पानी का ट्रांसपोर्टेशन जो ऊपर होता है वो ट्रांसपीरेशन की वजह से होता है। ट्रांसपीरेशन खाली कब होगा? सनलाइट के टाइम पे, क्योंकि सूरज जो है वो पानी को खींचता है। तो अगर सूरज पानी को ऊपर खींचता है तो प्लांट्स में जगह बन जाती है ऊपर के साइड में, ठीक है। तो नीचे से फिर क्या होता है, पानी ऊपर चले जाता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पानी मूव करता है। ये सनलाइट के टाइम पे होता है। और रात के टाइम पे क्या फंक्शन करता है, रूट प्रेशर। यानी जो पढ़ा पढ़ने की, ट्रांसपीरेशन तो होगा नहीं रात में, इवेपोरेशन होता नहीं है क्योंकि सनलाइट होता नहीं है, तो ऊपर से पानी का लॉस नहीं होगा। तो फिर पानी जाएगा कैसे ऊपर? तो नीचे से जो रूट्स होते हैं वो पानी को प्रेशर फोर्स देते हैं, ठीक है। और पानी उस तरह से एक एक सेल में से ऊपर जाता है, ठीक है। सो दो तरह से जाइलम के अंदर पानी ट्रांसपोर्ट होता है, एक तो होता है ट्रांसपीरेशन की वजह से और एक होता है रूट प्रेशर की वजह से। ट्रांसपीरेशन यानी कि प्लांट्स में से पानी, सनलाइट जो होता है वो पानी खींचता है, लॉस ऑफ वाटर, तो उसकी वजह से पानी ऊपर कम हो जाता है तो नीचे से पानी ऊपर चला जाता है। लेकिन रूट प्रेशर यानी कि जो रात में हो रहा है, या तो जो रूट्स होते हैं वो नीचे से प्रेशर लगाते हैं और पानी ऊपर जाता है, ठीक है। तो एक ऊपर से कम हो रहा है और एक नीचे से प्रेशर लगता है। इस तरह से जाइलम में दो तरीके से होता है। जाइलम में जो होता है ना, सारे जो सेल्स होते हैं, जो भी 4-5 प्रकार के सेल्स है वो सारे लिविंग नहीं होते। उसमें से कुछ सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं। तो डेड सेल्स का काम होता है सपोर्ट देना, और जाइलम को सपोर्ट देना ताकि वो टिके रहे सारे लिविंग सेल्स जो होते हैं ना। नहीं तो एक्सेस पानी हो गया, बर्स्ट हो गए सेल्स, तो यूजफुल नहीं है। तो जो डेड डेड सेल्स होते हैं वो सपोर्ट देता है। तो जाइलम के बारे में क्या है, रूट cells are in contact with water and minerals in the soil. Water and minerals enter the cells on the root surface due to differences in concentration, low concentration, high concentration के वजह से, ठीक है। यही सब लिखा है। As a result, these cells become turgid. Turgid का मतलब क्या होता है? turgid का मतलब होता है swelled up हो जाते हैं, से फूल जाते हैं, ठीक है। लगा क्या ये? टर्जिड का मतलब क्या हो जाता है, स्वेल्ड अप हो जाता है सेल्स, उसके वजह से वो पानी आगे के सेल में छोड़ पुश कर देता है, ठीक है। यही सब लिखा है। रूट प्रेशर, दिस टर्जिड सेल exert pressure on the adjacent cells and this is called root pressure. ओके, अभी जो ट्रांसपीरेशन होता है प्लांट्स के अंदर, वो पानी कहाँ से जाता है उसमें? पानी जो होता है लीव्स, रूट्स में से नहीं जाता। कहाँ से जाता है? लीव्स में से। सबसे ऊपर लीव्स प्रेजेंट है ना, तो लीव्स। तो लीव्स में एक स्टोमेटा नाम की चीज होती है। ऐसे ऐसे सेल्स होते हैं, ठीक है। ये इनको बोला जाता है, जो ये किडनी जैसे दिखते हैं उनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। और उनके बीच में जगह होती है, स्टोमेटल ओपनिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टोमेटा। तो ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये बंद होते हैं, चालू होते हैं, बंद होते हैं, चालू होते हैं, और उसके वजह से इस ओपनिंग में से पानी जो होता है वो बाहर जाता है, ठीक है। सो ये ट्रांसपीरेशन इस तरीके से होता है। सो दीज सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. Transpiration occurs through this stomata. Water is released into the atmosphere by leaves through the process of evaporation. ठीक है।
प्लांट्स में इवेपोरेशन को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो इस जाइलम इस दो तरीके से प्लांट्स के अंदर पानी का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। ये कुछ नंबर्स है, ये खुद देख लो। फिर है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। खाना कहाँ बनता है प्लांट्स में? लीव्स के अंदर। तो खाना बनने की प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो खाना बनाएगा लीव्स के अंदर, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। So the food produced in leaves is transported to each cell in the plant body, and excess food except amino acids is stored in roots, fruits and seeds. तो जो भी जो लिविंग जो अपन खाते हैं ना, कोई जो प्लांट का जो पार्ट जो अपन खाते हैं, कोई प्लांट के अपन रूट्स खाते हैं, कोई किसी का स्टेम खाते हैं, किसी के फ्रूट्स खाते हैं, किसी के सीड्स खाते हैं। तो वो क्यों खाते हैं? क्योंकि जो भी एक्सेस फूड प्लांट बनाता है वो उस पार्ट में स्टोर कर देता है और वो आगे चल के यूजफुल प्लांट बन, जैसे अनियन है। अनियन ये क्या है? स्टेम है। तो इस वजह से अपन वो पार्ट खाते हैं क्योंकि जो एक्सेस फूड है अनियन के पेड़ का वो स्टेम में जाके स्टोर होता है। उसके बाद में जो फ्रूट्स वाले प्लांट है, एप्पल, मैंगो, ये वो एक्सेस खाने का जो एक्सेस फूड जो प्लांट ने बनाया है वो फ्रूट्स में स्टोर हो रहा है, इसलिए अपन वो खा रहे हैं। पोटैटो जो है, आलू, आलू क्या है? आलू स्टेम है कि रूट है? स्टेम। तो आलू के अंदर भी क्या होता है? स्टोर होता है। फिर अदरक, और कौन है? लहसुन, हाँ, जिंजर, कैरेट, रेडिश, ये सारी जो चीजें होती है। कैरेट और रेडिश क्या है? रूट है कि स्टेम है? रूट्स। कैरेट और रेडिश रूट्स होता है, ठीक है। तो ये चीजें जो होती है ये प्लांट एक्सेस फूड इसमें स्टोर करता है, इसलिए वो अपन खाते हैं। तो इसके अंदर जो होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में काम चलता है, और इट रिक्वायर्स एनर्जी, और एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म किसी को पता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अपने अंदर होते हैं क्या एटीपी? होता है। सो एटीपी यानी कि क्या? ये एक एनर्जी का करेंसी है कि इतने एटीपी प्रेजेंट है, यानी कि इतनी एनर्जी है। तो प्लांट्स के अंदर पानी को ऊपर नीचे अगर जाना है तो उनको एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में लेते हैं? एटीपी। सो एटीपी जो होता है वो यूजफुल होता है इसके अंदर, ठीक है। फिर whenever food material like sucrose is transported toward a part of a plant via phloem with the help of ATP, the water concentration decreases in that part. As a result, water enters the cell by the process of diffusion. तो डिफ्यूजन पता है? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन यानी कि क्या? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना। इधर से हाई कंसंट्रेशन से वो लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, उसे बोलते हैं अपन डिफ्यूजन। वाटर का डिफ्यूजन होता है। तो जब भी कोई फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर एक पार्ट में से दूसरे पार्ट के अंदर, तो उस जगह पे क्या होता है? वाटर कंसंट्रेशन कम हो जाता है, क्योंकि फूड जो है, फूड को जगह मिलती है, ठीक है। सो वाटर का जो कंटेंट है वो कम हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है? वाटर दूसरे सेल्स में चला जाता है। तो फ्लोएम के काम के साथ साथ जाइलम का भी काम हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर फूड सपोज फूड अभी जो है वो लीफ में से स्टेम में जा रहा है, तो जो उतने एरिया में जो पानी है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इसलिए वाटर उस जगह से कहीं और सेल्स में चला जाता है, ठीक है। So the pressure on the cell wall increases due to increase in cellular contents. Due to increased pressure, food is pushed into the neighboring cells where the pressure is low. एक सेल में बहुत सारा खाना हो जाता है, फिर वो सेम वाटर जैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है कि बहुत सारा हो जाता है, फिर वो आगे चला जाता है। वैसे ही फूड का भी ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन फूड को एटीपी भी लगता है क्योंकि वो ऊपर से नीचे, नीचे ऊपर हर जगह ट्रांसपोर्ट करता है, इस वजह से, ठीक है। दिस प्रोसेस हेल्प्स द फ्लोएम टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल एज पर द नीड ऑफ प्लांट. During flowering season, the sugar stored in roots or stem is transported toward the flower bud to make them open and blossom. Flowering seasons जब होते हैं तब कोई भी फ्लावर को
फूलने के लिए, ब्लॉसम करने के लिए शुगर की ज़रूरत पड़ती है, तो उस वक़्त फ्लोएम जो होता है वो फ्लावर के अंदर शुगर को भेजता है ताकि वो ब्लॉसम करे, ठीक है? सो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो 2 चीज़ है, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम वाटर, फ्लोएम फूड। बहुत सारे अलग-अलग सेल्स के थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है? अभी इसके अंदर ना एनिमल्स का ट्रांसपोर्टेशन के बारे में नहीं दिया है, लेकिन एक बेसिक जो चीज़ है जो एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड। ब्लड जो होता है उसके अंदर सेल्स प्रेज़ेंट होता है। कौन-कौन से सेल्स प्रेज़ेंट होते हैं ब्लड के अंदर? WBC, RBC, प्लाज्मा। यस। ब्लड के अंदर होते हैं आरबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो प्लाज्मा यानी कि क्या होता है? फ्लूइड होता है जो कि एक पानी की तरह एक्ट करता है, ठीक है? ब्लड को फ्लो कराने के लिए। तो जो ब्लड होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या प्रेज़ेंट होता है? प्लाज्मा। और फिर उसके बाद में ये ब्लड कंपोनेंट्स प्रेज़ेंट होते हैं। ये जो सेल्स होते हैं इनको बोला जाता है ब्लड कंपोनेंट्स, क्योंकि ब्लड के ये कंपोनेंट्स हैं। आरबीसी जो होता है, आरबीसी का आरबीसी के क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? क्या है? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को दूसरा क्या नाम है आरबीसी का? एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स नाम होता है, ठीक है? आरबीसी का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। साइट्स यानी कि सेल। और प्लेटलेट्स का नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। तो आरबीसी जो होते हैं उनका फंक्शन वो रेड कलर के होते हैं। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट कलर एंड प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, THROMBOCYTES। तो व्हाट इज द यूज ऑफ आरबीसी? आरबीसी का फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है आरबीसी। ऑक्सीजन को क्या करता है? आपके बॉडी के अंदर पूरे बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है? सारे सेल्स को फंक्शन करने के लिए, तो वो आरबीसी जो होता है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे ट्रांसपोर्ट करता है? आरबीसी के पास एक चीज होती है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठ के ऑक्सीजन ट्रैवल करता है, ठीक है? हीमोग्लोबिन में एक और क्या चीज होता है? आयरन, ठीक है? आरबीसी का जो रेड कलर होता है वो किसके वजह से होता है? हीमोग्लोबिन के वजह से होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक रेड कलर का पिगमेंट है विच इज प्रेजेंट इन आरबीसीज, जो कि आरबीसी को रेड कलर देता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है? ऑक्सीजन की वो गाड़ी है हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन उस पे बैठ के हर जगह जाता है। और हीमोग्लोबिन के पे क्या होता है? आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है? आयरन। सो हीमोग्लोबिन पे सिर्फ ऑक्सीजन होता है क्या? नहीं, उसमें CO2 भी होता है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है बताए क्या? वो ऑक्सीजन को लेगा लंग्स में से, लंग्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है? तो वहां से ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के ऊपर आके बैठेगा। और हर जगह वो सपोज बीच में जो भी सेल्स आते हैं वहां पे वो ऑक्सीजन देगा, लेकिन जो सेल्स है वो CO2 रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो जो रिलीज CO2 है वो हीमोग्लोबिन पे बैठेगा और वापस पूरा अपना बॉडी घूमने के बाद वो CO2 को वापस लंग्स के अंदर छोड़ देगा।
तो उसका काम क्या है, ऑक्सीजन को लेके जाना और सबको देना और सबसे CO2 लेके आना और वापस लंग्स को दे देने का। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी बेसिकली, ठीक है। तो आरबीसी का ये फंक्शन होता है। आरबीसी का जो लाइफ साइकिल है वो कितने दिन का होता है, जो उसका लाइफ स्पैन है, कितने दिन तक आरबीसी टिकते हैं, पता है? 120 days. 120 डेज, वेरी गुड। 120 दिन तक का उनका लाइफ स्पैन होता है। 3 दिन कौन बोला रे? 3 महीने, हाँ 120 डेज बोलो, 3 महीने, 4 महीने, 4 महीने। 120 डेज का आरबीसी का रहता है, ठीक है। 120 डेज के बाद आरबीसी मर जाते हैं, नए आरबीसी आते हैं। उसके बाद में है डब्ल्यूबीसी, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स। सो डब्ल्यूबीसी जो होता है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? डिफेंस। ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जो भी फॉरेन मटेरियल्स आता है उसके खिलाफ डिफेंस करते हैं। कैसे करते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं, उससे ये डिफेंस सिस्टम करता है, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी में भी बहुत प्रकार के होते हैं, 5 टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी होते हैं। डब्ल्यूबीसी के सेल पता है क्या ये? हम्म, 5 5 टाइप, यानी कि क्या क्या है? न्यूट्रोफिल्स, फिर है बेसोफिल्स, फिर है एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स नहीं सॉरी, इयोसिनोफिल्स, फिर होते हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। इस तरह के डब्ल्यूबीसी के अंदर 5 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जब भी जब ब्लड देते हो चेक करने के लिए, ठीक है, ब्लड चेक करके जब आता है कि आरबीसी कितना, हेमोग्लोबिन कितना, तो डब्ल्यूबीसी जो है वो ये ऐसे 5 टाइप में आते हैं कि न्यूट्रोफिल्स कितने प्रेजेंट है, बेसोफिल्स कितने, इयोसिनोफिल्स कितने, इस तरह से। तो इसके नंबर पे डिपेंड करता है। अगर ये लोग डब्ल्यूबीसी अगर बॉडी में इंक्रीज हो गया है, इसका मतलब क्या होता है कि इन्फेक्शन है, कुछ तो भी इन्फेक्शन है, इसलिए डब्ल्यूबीसी खुद को बढ़ा देता है और उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए। सो डब्ल्यूबीसी का बढ़ जाना इज एन इन्फेक्शन। तो वैसे समझ आता है कि भाई बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। अगर ये जो बेसोफिल्स होते हैं ना, ये सबसे कम होते हैं। ये या तो 0 से 2% सेल्स ही इसके अंदर होते हैं। लेकिन अगर ये इससे ज्यादा प्रेजेंट है, तो ये क्या है, ये एक इंडिकेटर होता है कैंसर सेल होने का, कि बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स प्रेजेंट है अगर बेसोफिल्स जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। आजकल कैंसर्स का अमाउंट काफी बढ़ गया है, तो बेसोफिल्स अगर बढ़ जाता है तो ये एक इंडिकेटर होता है कैंसर होने का, ठीक है। सो दीज आर ऑल। अभी हार्ट, हार्ट तो बहुत ही बड़ा खुद में टॉपिक है, ठीक है। हार्ट में क्या क्या होता है? हार्ट कितने चेम्बर्स प्रेजेंट है? 4 चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। ऊपर होता है एट्रियम, नीचे है वेंट्रिकल। राइट एट्रियम, राइट और लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये मेन तो है। बहुत सारा सर्कुलेशन होता है, कहाँ से ब्लड कहाँ जा रहा है, एओर्टा, सब होता है, तो वो भी बाद में देखेंगे, इसमें नहीं है वो। अभी है ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन यानी कि क्या? बॉडी में से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना, उसको एक्सक्रीट करना इज एक्सक्रीशन, ठीक है। सो प्लांट्स के अंदर कैसे होता है एक्सक्रीशन? लीव्स झड़ते हैं, फिर उसके बाद में प्लांट्स जो होते हैं वो कुछ प्लांट्स रबर गम रिलीज करते हैं, ठीक है, गम स्टिकी मटेरियल कुछ रिलीज करते हैं। ये सब उनका मोड ऑफ एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर जो होते हैं, पत्तों का झड़ना या गम का स्टिकीनेस आना, रबर निकलना, सो ये एक्सक्रीशन होता है प्लांट्स के अंदर। एक्सक्रीशन इज अ सिंपलर प्रोसेस इन प्लांट्स देन एनिमल्स। कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है प्लांट्स के अंदर। Most of the waste substances of plants are stored in vacuoles of leaf cells and in flowers, fruits, and the bark of the stem.
जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है लीफ के अंदर स्टोर होता है, इसलिए पत्ते झड़ जाते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट्स नीचे गिर जाते हैं। फ्लावर्स फ्रूट्स के अंदर होता है, ठीक है, कुछ इन द फॉर्म ऑफ रेजिन एंड गम। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत डिफिकल्ट एक्सक्रीशन होता है, पूरा अपने पास सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। मेन ऑर्गन क्या होता है इस सिस्टम का? किडनी। किडनी जो होता है वो मेन ऑर्गन होता है। तो क्या क्या होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में? पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। इस तरह से 4 चीजें होती है। किडनी कितनी है? 2 किडनी होती है। 2 किडनी को अटैच करके 2 यूरेटर्स आते हैं और फिर बीच में यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है, ठीक है। किडनी के ऊपर क्या होता है पता है? किडनी का शेप तो पता होगा, बीन शेप्ड। और किडनी के ऊपर एक ताज होता है इस तरह से, एंड दैट ताज इज एड्रिनल ग्लैंड। एक ग्लैंड होता है एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर। दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट। राइट और लेफ्ट किडनी होती है। जो दोनों किडनी होती है वो सेम लेवल पे नहीं होती है बॉडी के अंदर, एक ऊपर होती है और एक नीचे होती है, क्योंकि स्टमक स्टमक पता है कौन से साइड में है? लेफ्ट साइड में स्टमक होता है। तो स्टमक की वजह से किडनी जो होती है वो ऊपर नीचे आ जाती है, ठीक है, सेम लेवल पे नहीं रहती है किडनीज दोनों भी। ड्रॉ करते वक्त उसको सेम लेवल पे किया जाता है बट दे आर नॉट इन द सेम लेवल। यहाँ तक समझा क्या सबको? हाँ, जो भी अभी तक पढ़ा, जो जितने भी चैप्टर्स पढ़े, ट्रांसपोर्टेशन, फिर पहले चैप्टर का यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स, ठीक है। वापस भैया का क्लास है, ठीक है, अच्छा, ओके। तो किडनी जो है अभी 2 किडनीज प्रेजेंट है और एक यूरेथर यूरेथर। अभी किडनी के अंदर क्या है कि किडनी के अंदर एक फिल्टर सिस्टम होता है, ठीक है। किडनी के अंदर बेसिकली जाता क्या है? ब्लड। एक इंफेरियर वेना कावा होता है और एक रीनल आर्टरी प्रेजेंट होती है। वो पता है तुमको? ब्लड वेसल्स 3 टाइप के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और क्या होता है? कैपिलरीज। हेलो, बाद में बात करो। विराट कोहली 0 पे आउट हो गया। हाँ, बाद में 10 बजे बता। आर्टरीज जो होती है, आर्टरीज जो होती है उसमें से क्या ट्रांसपोर्ट होता है? आर्टरी में से होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स में से होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी में अच्छा फ्रेश ब्लड होता है, वेन्स के अंदर अच्छा ब्लड नहीं होता है, ठीक है। और कैपिलरीज यानी कि क्या? आर्टरीज और वेन्स का मिलन जहाँ पे होता है उसको बोलते हैं कैपिलरीज। सो अभी यहाँ पे क्या होता है कि ये जो किडनी है, इंफेरियर वेना कावा जो होता है ना, ये क्या है? वेन है। ब्लू कलर का जो भी दिखता है वो वेन होता है, रेड कलर की आर्टरी होती है, ठीक है। सो ये वेन है। तो वेन जो होता है इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जो भी वेस्ट ब्लड है वो सब किडनी में लेके आता है ये, ठीक है। और किडनी में एक एक इधर जाता है, एक इधर जाता है और किडनी को ब्लड देता है, ठीक है। लेकिन जो ब्लड जो होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आ जाती है गलती से इस इंफेरियर वेना कावा में, ठीक है, जो कि यूजफुल फॉर बॉडी है। तो ब्लड के अंदर क्या होता है? एक फिल्टर सिस्टम होता है, जो भी यूजफुल चीजें हैं उसको वो अलग करके वापस बॉडी में भेज देता है और जो कि नॉन यूजफुल चीजें हैं उसको वो एक्सक्रीट कर देता है।
तो यूजफुल चीजें में क्या आता है, कभी कभी ग्लूकोज आ जाते हैं, कभी कभी रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं, कभी कोई प्रोटीन्स आ जाते हैं, ठीक है, वाटर, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, सोडियम, पोटेशियम, जो कि गलती से वेस्ट प्रोडक्ट्स में आ जाता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। तो वो किडनी उसको फिल्टर करके अलग कर देती है और जो भी वेस्ट चीज है उसको भेज देती है। तो किडनी के अंदर वो अलग करने के लिए क्या होता है, किडनी के अंदर सेल्स होते हैं, किडनी सेल्स को क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन्स। और ये नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये फिल्टर करते हैं ब्लड को। एक किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है, मोर देन 100 नेफ्रॉन्स एक किडनी में प्रेजेंट होता है, और वो ब्लड को फिल्टर करते हैं। ब्रेन सेल को क्या बोला जाता है, न्यूरॉन। कंफ्यूज नहीं होना, नेफ्रॉन की जगह न्यूरॉन नहीं लिख देना, उधर नेफ्रॉन नहीं लिख देना। सो किडनी सेल्स आर नेफ्रॉन्स, ठीक है। सो अभी किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं ना, मतलब एक ऐसे इसमें अरेंज होते हैं, एक पैटर्न में अरेंज होते हैं, ठीक है, पिरामिड से, ये पिरामिड्स में नेफ्रॉन्स सारे अरेंज होते हैं। और इन पिरामिड्स को बोला जाता है, जो पिरामिड वाला पार्ट है उसको बोला जाता है मेड्यूला, और जो ये बाहर का जो पार्ट है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स यानी कि बाहर वाला, और मेड्यूला यानी कि अंदर। और हर जगह भी ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड देखोगे उसमें भी अंदर के पार्ट को मेड्यूला और बाहर के पार्ट को कॉर्टेक्स बोलेंगे। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स है, ग्लैंड्स है, जिसमें मेड्यूला और कॉर्टेक्स का डिफरेंशिएशन किया गया है। सो मेड्यूला यानी कि इनर पार्ट एंड कॉर्टेक्स यानी कि आउटर पार्ट, ठीक है। फिर किडनी के अंदर ये होता है यूरेटर, जो दो यूरेटर्स आते हैं वो ये होते हैं, ये है यूरिनरी ब्लैडर और नीचे होता है यूरेथ्रा, ठीक है। सो दो किडनी, दो यूरेटर्स, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। और जो दो वेसल्स आती है वो क्या क्या है, इंफेरियर वेना कावा और रीनल आर्टरी, समझा। उसको अपन बोलते हैं रीनल आर्टरी और रीनल वेन, ओके। सो ये बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम अपना ऐसा दिखता है, ठीक है। ये डायग्राम स्कूल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है, बोर्ड्स में भी आता है 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है। अभी ये एक किडनी हो गया, एक किडनी के अंदर एक आर्टरी भी रहेगा और एक वेन भी रहेगा। ब्लड अंदर किस में से जाएगा, वेन में से जो है वो ब्लड अंदर जाएगा, और आर्टरी में से क्या होगा, ब्लड बाहर आएगा। लेकिन ये जो आर्टरी वाला जो ब्लड है ये फिर वापस बॉडी के अंदर जाएगा ऊपर, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो भी यूजफुल चीजें जो थी वो इस ब्लड के अंदर भर के अपन उसको वापस ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। और रीनल वेन वाला जो ब्लड है इसको फिल्ट्रेट किया जाता है यहाँ पे। तो इसके अंदर कॉर्टेक्स, रीनल कैप्सूल, कैलिक्स, ये सारी चीजें किडनी का स्ट्रक्चर है ये। सो किडनी में ये एक रीनल पिरामिड है, ठीक है। और उसके बाद में जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है वो कैप्सूल होता है, और जो पिरामिड के बीच में वाला चीज है उसको बोलते हैं कैलिक्स। थोड़ा सा ऐसा बोरिंग सा चीज है ये, किडनी का क्या फंक्शन है ये, बट याद रखो कि मतलब ये डायग्राम याद रखो, डायग्राम पूछ सकते हैं, ठीक है। सो बीच में का जो पार्ट है इसको बोलते हैं कैलिक्स, ये रीनल पिरामिड, और बाहर का जो है वो है रीनल कैप्सूल। ये जो है ये है नेफ्रॉन, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है दिस इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर भी बहुत अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ये नेफ्रॉन है, ठीक है। ये नेफ्रॉन जो है ये सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है, बॉडी के अंदर किडनी के अंदर ऐसा नेफ्रॉन नहीं होता है गोला मोला चोला मोला करके प्रेजेंट होता है, लेकिन ये एक नेफ्रॉन इस तरह से उसको बताया गया है कि टू स्टडी, मतलब स्टडी के लिए बेटर हो, ठीक है।
क्या कॉम्प्लिकेटेड है? डायग्राम निकालना। कौन से क्लास में तो अभी? 8th में? 8th में थोड़ी तुमको ये सब है, जब रहेगा तब निकालना। 10वीं में रहेगा ये सारा, बोर्ड्स में निकालने को आएगा। नेफ्रॉन, न्यूरॉन। न्यूरॉन का डायग्राम आता है क्या सबको? बहुत इजी है न्यूरॉन का डायग्राम, और वो एक आधे एग्जाम में पूछते ही है। उसको लेबल करो, नहीं तो उसको बनाओ। क्या क्या रहता है न्यूरॉन के अंदर? न्यूरॉन के जंक्शन को क्या बोलते पता है? दो न्यूरॉन जहाँ पे मिलते हैं, साइनैप्स, तो वो सच में मिलते हैं एक दूसरे से? गैप रहता बीच में, वो गैप। और उसके बाद में नीचे जो एक्सॉन है, एक्सॉन के नीचे वापस कुछ चीजें प्रेजेंट होती है न्यूरॉन के अंदर। ये इस तरह से, ये ऐसा सपोज समझ लो भी, ऐसा ये न्यूरॉन है। और फिर नीचे फिर ऐसा ऐसा 2-3 नर्व एंडिंग्स रहती है, और उसको इस तरह से नॉब्स रहती है। इसके अंदर क्या होता है पता है क्या? न्यूरोट्रांसमीटर्स। यानी कि जो भी मैसेज है न्यूरॉन्स के अंदर, जो भी इम्पल्स आता है, जो भी मैसेज आता है, वो इलेक्ट्रिकल और केमिकल वे में होता है। नर्व के अंदर जब है तब इलेक्ट्रिकल है, और फिर जैसे ही ये सिनेप्स में जाता है वो केमिकल हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल मैसेज को केमिकल में कन्वर्ट करने का काम ये न्यूरोट्रांसमीटर्स करते हैं, ठीक है? नहीं तो मतलब जो मैसेज है उसको डिकोड करके केमिकल में करने का, उसका काम होता है ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का। फिर यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है? यहाँ पे ये डेंड्राइट्स होते हैं, है ना? बीच में न्यूक्लियस होता है, तो ये न्यूरॉन, ठीक है? नेफ्रॉन पे आता है अपन। और कौन कौन से सेल्स? हाँ, आरबीसी जो सेल है उसका शेप क्या होता है पता है क्या? हाँ, बाय कॉनकेव बोला जाता है उसको। क्या बोलते हैं? बाय कॉनकेव। जैसे बीच में से ना चपटा हुआ है, ऐसे उसको चपक दिया है, तो वैसा प्रेजेंट होता है वो, ठीक है? बाय कॉनकेव शेप। हार्ट का शेप क्या होता है? हार्ट का हार्ट होता कितना है बेसिकली? फिस्ट जितना। और इसका कोई शेप है क्या ऐसा, जो अपन हार्ट शेप ड्रॉ करते हैं, वैसा कुछ है क्या हार्ट का? नहीं। हार्ट का भी डायग्राम है, ठीक है? तो वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा एओर्टा बनाना पड़ता है। और क्या है? ब्रेन देखा है कभी? ब्रेन का डायग्राम या ब्रेन का कुछ? ब्रेन दो चीजों में डिवाइडेड होता है, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। वो ब्रेन को बोला जाता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर। राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो जो राइट हैंडेड होते हैं ना, उनका लेफ्ट साइड काम करता है ज्यादा, और जो लेफ्ट हैंडेड है उनका राइट ब्रेन ज्यादा काम करता है। ऐसा फर्क होता है। क्यों? क्योंकि जो नर्व्स होते हैं वो क्रॉस आते हैं ब्रेन के अंदर, जो होता है क्रॉसिंग होती है, ठीक है? तो इधर से इधर आता है, इधर से इधर जाता है। सो लेफ्ट, देखा होगा तुमने कभी कभी, लेफ्ट साइडेड जो होते हैं उनको ऐसा बोलते हैं बहुत होशियार है करके, क्योंकि उनका राइट ब्रेन यूज होता है। राइट ब्रेन के अंदर क्या चीजें स्टोर होती है? सारी कंसेप्शनल, इंटेलेक्चुअल, ऐसी चीजें राइट साइड के ब्रेन में होती है। और लेफ्ट साइड में क्या होता है? थोड़ी इमोशनल चीजें होती है, मतलब एवरेज सी चीजें सारी, स्किल्स और वो। तो जो लेफ्ट साइडेड होते हैं उनका एकदम कंसेप्शनल ब्रेन चलता है। राइट साइड का भी चलता है, अभी सारे राइट ही है, पर अपना क्या हो जाता है, जो राइट हैंडेड है उनका लेफ्ट ब्रेन कम काम करता है, क्योंकि वो यूज ही नहीं करते अपन ना ज्यादा। लेफ्ट हैंड से जब अपन काम करते हैं तब अपना राइट वाला ब्रेन काम करता है। पर लेफ्ट हैंड से अपने को काम है? कोई लेफ्ट हैंडेड यहाँ पे? हाँ, कौन है? तू है? और कोई नहीं ना? मतलब सिर्फ वो होशियार है, बाकी कोई होशियार नहीं है? किसी किसी को दोनों भी हाथों से काम करते, दोनों हाथों से लिखते आता है वो।
शिवाजी द बॉस 3 इडियट्स वाला जो है वायरस। मैं भी कभी Kidney. The two bean-shaped kidneys are situated one on either side of the vertebral column on the posterior side of the abdomen. किडनीज जो होती है वो पीछे के साइड में, एंटीरियर साइड में क्या है प्रेजेंट आपका सारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन, ये सारी, और पीछे के साइड में किडनीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। वर्टेब्रल कॉलम पता है क्या है? वर्टेब्रल कॉलम जो आपका बैक है, बैक बोन जिसको बोलते हैं, मेन जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना, वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम में से क्या पास होता है? Spinal स्पाइनल कॉर्ड। वर्टेब्रल कॉलम में बोन्स होते हैं, और वो जो बोन्स होते हैं वो छोटे से बोन्स होते हैं ऐसा, ठीक है। एकदम छोटे छोटे बोन्स को जॉइन करके वर्टेब्रल कॉलम बनाया जाता है। So the functioning unit of kidney that performs the basic function of filtration is called a nephron. किडनी के अंदर नेफ्रॉन है जो कि किडनी के सारे फंक्शंस करता है, ठीक है। उसके बाद में ईच नेफ्रॉन, अब नेफ्रॉन दिखता कैसा है? नेफ्रॉन के अंदर ना सबसे पहले एक इस तरह से स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसे काउमैन बोलते हैं इसको, काउमैन्स कैप्सूल, बोमैन, सॉरी बोमैन्स कैप्सूल, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर है। और फिर होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो होता है उसके अंदर होता है छन्नी जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और वहां पे सारा फिल्ट्रेशन होता है, लेकिन वहां पे कैसा होता है, बड़े बड़े फिल्ट्रेशन, यानी कि शुगर मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये सारे अलग अलग होता है। तो सबसे पहले बोमैन्स कैप्सूल होता है, उसके बाद में ग्लोमेरुलस होता है जहाँ पे सीव लाइक यानी छन्नी जैसा स्ट्रक्चर होता है, वहां पे ही फिल्ट्रेशन होता है। उसके बाद में जो भी पार्ट्स आते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे जो भी वाटर होता है, सोडियम होता है, ये सारी चीजें जो इसके अंदर एक्सक्रीटरी, जो एक्सक्रीशन के अंदर आ चुका है, उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। जितना यूजफुल है उतना वेस्ट करने देते हैं, और अगर एक्सेसिव वाटर प्रेजेंट है फिर उसको वापस बॉडी के अंदर भेजते हैं। सोडियम प्रेजेंट है उसको वापस बॉडी के अंदर भेजते हैं। पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम क्यों यूजफुल होता है पता है क्या? हर जगह पे सोडियम और पोटेशियम, ये बहुत, सॉरी पोटेशियम बहुत बार दिखेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो भी अपना सेल का फंक्शनिंग है वो सोडियम और पोटेशियम की वजह से होता है। जो न्यूरॉन्स जो काम करते हैं वो सोडियम और पोटेशियम की वजह से काम करते हैं। तो अगर सोडियम और पोटेशियम कम हो जाता है तो न्यूरॉन्स का फंक्शनिंग भी कम हो जाता है, ठीक है। और बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन है जो कि सोडियम और पोटेशियम निभाते हैं। मसल्स के अंदर, मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के अंदर भी यूजफुल होता है, हर चीज के अंदर। तो इसलिए इसका बॉडी के अंदर रहना बहुत जरूरी है, लेकिन एक्सेसिव भी हो गया तो काम का नहीं रहता है। तो इसलिए जितना यूजफुल है उतना वापस बॉडी में भेज के ये बाकी जो है सारा इसके थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। अभी इसमें जो है यूरिन जो है वो अपना जो प्रोडक्ट है एक्सक्रीशन का, वो यूरिन होता है। तो यूरिन में वाटर भी होता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत वाटर भी इसमें से क्या करते हैं, बाहर भेज देते हैं। एक्सेसिव पानी अगर बॉडी में हो गया तो भी प्रॉब्लमेटिक होता है। कभी कभी पता नहीं तुम कितना न्यूज पढ़ते हो, पर बहुत ज्यादा पानी हो गया उसकी वजह से भी किसी की डेथ हो चुकी है पहले। बॉडी में पानी ज्यादा हो जाता है उसकी वजह से भी। तो इसको बोलते हैं पीसीटी, डीसीटी, ठीक है। सो और लास्ट में जो होता है वो होता है कलेक्टिंग डक्ट, यानी कि यहाँ पे सारा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो कलेक्ट होके फिर वो यूरेटर में जाता है। अब यूरिन जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या आता है पता है? कौन कौन सी चीजें हैं जो बॉडी छोड़ देती है? उसमें होता है अमोनिया, सबसे इंपॉर्टेंट। अमोनिया जो होता है ये एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और यूरिन जो होता है वो मेनली अमोनिया से ही बनता है, ठीक है। अमोनिया से ही यूरिन बनता है। सो अमोनिया इज द मेन वेस्ट प्रोडक्ट इन यूरिन। उसके बाद में वाटर प्रेजेंट होता है,
फिर एक्सेसिव कुछ एक्सेसिव मिनरल्स अगर प्रेजेंट है उसको एक्सक्रीट किया जाता है, ठीक है। यूरिया एक चीज होती है, यूरिया, इसको बाहर भेजा जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें कैसे बनती है पता है क्या? ये चीजें बनती है जो भी अपने बॉडी में खाना डाइजेस्ट होता है उसमें से जो भी बचा कुचा होता है उससे अमोनिया बन जाता है, यूरिया बन जाता है, खाना सारा डाइजेस्ट होने के बाद, और उससे वो सब यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। So each nephron has a cup-like thin-walled upper part called a Bowman's capsule. Cup-like जैसा स्ट्रक्चर होता है, Bowman's capsule बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में the network of capillaries is it in the glomerulus. Glomerulus network of capillaries यानी कि छन्नी जैसा स्ट्रक्चर आ जाता है, network of capillaries. तो यूरिया प्रोड्यूस इन द लिवर कम्स इनटू द ब्लड। क्या है यूरिया? जो लिवर में बनता है, लिवर में ही सारा मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब पता है क्या होता है? जो भी चीजों को, जो कार्बोहाइड्रेट से उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, कट शट करना, फिर ग्लूकोज से उसको एटीपी बनाना, ये सारा जो मेटाबॉलिज्म का फंक्शन है ये सब किस में होता है? लिवर के अंदर। इसलिए लिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाइटल ऑर्गन। फिर क्या होता है? व्हेन द यूरिया कंटेनिंग ब्लड कम्स इनटू द ग्लोमेरुलस इट इज फिल्टर्ड थ्रू इट्स कैपिलरीज एंड यूरिया इन अदर सिमिलर सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड फ्रॉम इट। फिल्टर होके जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको अलग करके उसको नीचे भेज दिया जाता है नेफ्रॉन के अंदर, और बाकी चीजें जो है वो बाहर निकल जाती है। फिर वाटर मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ सम अदर सब्सटेंसेस कैन क्रॉस द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन ऑफ बोमैन्स कैप्सूल। सेमी परमेएबल का मतलब क्या होता है? सेमी परमेएबल यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें से कुछ चीजें जो होती है पास हो जाती है। जो छोटे मॉलिक्यूल्स है, पानी हो गया, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये वो मेम्ब्रेन में से निकल जाते हैं। यूरिया और ये सारे नहीं निकल पाते, तो वो अलग रह जाते हैं, लेकिन पानी और ये निकल जाता है। सो जो फिर वो कहा जाते हैं नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में। ट्यूबुलर पार्ट यानी कि क्या? प्राइमरी कॉन्विलेट, पीसीटी और डीसीटी, ठीक है। प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे क्या होता है? मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड सम अदर यूजफुल सब्सटेंसेस आर रीएब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। वापस से ब्लड में रीएब्सॉर्प्शन का काम किया जाता है वहां पे, ठीक है। सो यूरिन इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेनिंग सोल्यूशन विच इज फुल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। द यूरिन इज कैरिड बाय द यूरेटर एंड स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर से कैरी करके कहाँ स्टोर किया जाता है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और फिर यूरेटर से वो बाहर निकलता है, ठीक है। Afterwards, urine is given out through urethra. फिर the urinary bladder is muscular and it is under the control of nerves. यूरिनरी ब्लैडर जो होता है जहाँ पे यूरिन स्टोर की गई है वो मसल से बना है ब्लैडर सबसे पहले तो, और वो नर्व्स के कंट्रोल में है, यानी कि अपने कंट्रोल में नहीं होता है, वो नर्व्स के कंट्रोल में होता है। So hence we are able to keep a control on urination. Though the kidneys are the main organs of excretion in human beings, the skin and lungs also help in the process of excretion. Skin और lungs में भी, skin कैसे? Sweat, उसके बाद में O2, CO2. हाँ मुझे लगा स्किन में से CO2 बाहर निकल रहा है। स्किन और लंग्स, स्किन में से स्वेट हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है, पिंपल्स के थ्रू बाहर निकल जाता है चीजें, तो स्किन वैसे, और लंग्स में CO2 के थ्रू, जो CO2 एक वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी के लिए, तो वो बाहर निकल जाता है। सो इस तरह से कि ये एक्सक्रीशन होता है। सो एक्सक्रीशन का मेन ऑर्गन क्या है? किडनी। किडनी के अंदर क्या सेल प्रेजेंट होता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में क्या होता है? सबसे पहले बोमैन्स कैप्सूल है, उसके पीछे ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस जो होता है वो छन्नी जैसा स्ट्रक्चर होता है, वहां पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो अलग निकल जाते हैं और यूजफुल प्रोडक्ट्स वापस ब्लड में चले जाते हैं, ठीक है। सो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो अलग निकल गए, लेकिन उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स में क्या हो जाता है? थोड़ा पानी और थोड़े अदर इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी निकल के आ जाते हैं, क्योंकि वो मेम्ब्रेन को पार कर जाते हैं, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होती है इस वजह से, तो इसलिए वहां पे वापस नीचे प्रेजेंट होता है पीसीटी और डीसीटी, जो कि पानी को और सोडियम और पोटेशियम को वापस
एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देता है, और जो भी बचा कुचा होता है वो यूरिन बन जाता है, अमोनिया, यूरिया, ठीक है, थोड़ा सा पानी, ऐसे सारे वेस्ट प्रोडक्ट से यूरिन बन जाता है। और वो स्टोर कहाँ स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और फिर यूरिनरी ब्लैडर से वो टाइम बाय टाइम यूरेटर में से बाहर निकलता है। फिर स्किन और लंग्स में से भी एक्सक्रीशन होता है। स्किन में से स्वेट के थ्रू होता है, और लंग्स में कैसे होता है? CO2, CO2 जो अपन बाहर निकालते हैं, ठीक है। द राइट किडनी इज इन अ स्लाइटली लोअर पोजिशन देन द लेफ्ट। राइट किडनी जो होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है लेफ्ट से। each kidney has approximately 10 lakh nephrons मैं खुद कर the approximately 5 liter of blood which is present in a normal healthy person's body is filtered by kidney। कितना ब्लड प्रेजेंट होता है अपने इसमें? अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर होता है। और 5 लीटर जो ब्लड होता है वो फिल्टर होता है, ठीक है। कभी भी अगर वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में रह गया और वैसे ही वो ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है अपने बॉडी के अंदर, तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उससे बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स, अलग अलग ऑर्गन्स को प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ठीक है। कितने बार ब्लड फिल्ट्रेट होता है दिन में? 400 टाइम। और कितना होता है? does every day the kidney filter about 190 liters of blood from which 1 to 1.9 liters of urine is formed। कितनी यूरिन फॉर्म होती है? 1 लीटर या 1.9 लीटर यूरिन फॉर्म होती है, ठीक है। और जो रिमेनिंग लिक्विड है वो वापस क्या हो जाता है? रीएब्सॉर्ब्ड हो जाता है। 190 लीटर्स ऑफ ब्लड को अलग फिल्ट्रेट किया जाता है 5 लीटर में से। और 5 190 ml है ये, लीटर लिखा है यहाँ पे। हाँ, पूरे दिन भर का 190 लीटर्स है। तो उसमें से फिर 1.1 टू 1.9 लीटर्स ऑफ यूरिन इज फॉर्म्ड, और 180 ml ऑफ नहीं 190, हाँ 190 लीटर्स ऑफ ब्लड फ्रॉम विच 1 टू 1.9 लीटर्स ऑफ यूरिन इज फॉर्म्ड। समझा क्या एक्सक्रीशन? कितना कितना ब्लड प्रेजेंट है बॉडी के अंदर? दिन में कितने बार वो फिल्ट्रेट हो रहा है? तो कितना फिल्टर होता है फिर? तो कितना यूरिन बना? 1 to 1.9 liters of urine is formed। डायलिसिस अभी नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे वो डायलिसिस। डायलिसिस यानी कि क्या? डायलिसिस ऑफ ब्लड यानी कि मैकेनिकल मशीन्स के थ्रू किडनी का फंक्शन कराया जाता है। किडनीज जब काम नहीं करती है, किडनी फेलियर हो जाता है, किडनीज काम नहीं करती है, तो मशीन के थ्रू काम किया जाता है, ठीक है। तो द एफिकेसी ऑफ किडनीज कैन बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय इंजुरी, इन्फेक्शन और डिक्रीज ब्लड सप्लाई। किडनीज पे कुछ इन्फेक्शन हो गया, इंजरी हो गई, या फिर ब्लड सप्लाई की कमी है उसके वजह से। इन केस दिस हैपेंस एन एक्सेस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट्स इन द बॉडी एंड इट कैन लीड टू डेथ। अगर किडनी काम नहीं कर रही है और ब्लड फिल्ट्रेट नहीं हो रहा है और एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है, तो अपने बॉडी के अंदर ये सारे जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स है ये रह जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और धीरे धीरे बॉडी ऑर्गन्स को फेल करते जाते हैं और मर जाता है इंसान। तो इसलिए किडनी का काम करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर किडनी खुद से काम नहीं कर रही है तो फिर अपन उसको डायलिसिस पे रखते हैं। If kidneys fail, nitrogenous wastes are separated from the blood with the help of a man-made machine। मशीन के थ्रू किया जाता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डायलिसिस, जो मशीन के थ्रू किया जाता है, ओके। About 500 ml of blood is sent at one time through this machine। Purified blood is reinfused into the body of the patient। एक ऐसे यूरिन बैग प्रेजेंट होती है। तो जो भी यूरिन होता है वो यूरिन बैग में, मतलब बॉडी के अंदर किडनी का जो फंक्शन है, ब्लड को पहले बाहर लेके आते हैं। जो भी रीनल आर्टरी के अंदर जो ब्लड है, वेन के अंदर, उसको बाहर लेके आएंगे, बाहर उसको फिल्ट्रेट करेंगे। फिर उसके बाद में फिल्ट्रेट होने के बाद वो यूरिन अलग निकल जाएगा यूरिन बैग के अंदर, और जो बचा कुचा ब्लड है वो वापस बॉडी के अंदर भेज देते हैं। तो इस तरह से ये मैनमेड मशीन होता है डायलिसिस का, ठीक है। बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है, मतलब इंसान उठ बैठ नहीं सकता ठीक से, मतलब बहुत ऐसा मुश्किल जाता है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आता ही है कि वो मर ही जाता है इंसान।
क्योंकि किडनी फंक्शन कर नहीं पाता है और किडनी का फंक्शन सिर्फ एक्सक्रीशन नहीं होता है कि यूरिन बनाना। किडनी के पास बहुत सारे दूसरे फंक्शंस भी प्रेजेंट होते हैं। आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है उसको भी मेंटेन करता है। अगर किडनी पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो इंसान को हाइपरटेंशन हो जाता है। हाइपरटेंशन पता है? हाई बीपी। सो किडनी का वो भी एक फंक्शन होता है, ठीक है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। किडनी कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करती है। उन हार्मोन्स का नाम पता है क्या? एक रेनिन नाम का हार्मोन होता है, रेनिन नाम का, जो कि किडनी रिलीज करती है, ठीक है? सो किडनी तक हो गया, मतलब एक्सक्रीशन हो गया। अभी सिर्फ कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट बाकी है। इसको अभी नेक्स्ट कल के इसमें करेंगे, ठीक है? समझा क्या 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 हुआ? बहुत कुछ हो गया आज एक ही दिन में। माइक्रोब्स भी हो गया, किडनी भी हो गया, प्लांट्स भी हो गए, सब कुछ हो गया। Yeah.